नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। इससे पहले सेट नंबर 19 देखा था, साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे सेट नंबर 20 और कमेंट में जाएंगे तो सारे वीडियोस की लिंक प्लेलिस्ट वगैरह भी मिल जाएंगी और एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी, वो भी आपको मिल जाएगी। तो स्टार्टिंग के जो 40 प्रश्न है वो रीजनिंग और आपके मैथ के। डायरेक्ट हम चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 41 पर, और स्टार्टिंग के जो प्रश्न है वो वीडियो के सबसे लास्ट में देखेंगे, यानी कि जब 120 तक प्रश्न समाप्त हो जाएंगे फिर 1 से 40 तक के प्रश्न देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग इनमें से कौन सा होता है? तो आपको पता है उसका नाभिक होता है। बी वाला आपका ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। स्तनधारियों की कोशिका के नाभिक का आकार कितना होता है? तो 6 माइक्रोमीटर होता है, वो भी आप याद रख सकते हैं। माइट्रोकॉन्ड्रिया की बात होती है तो आपको पता है कि माइट्रोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, ये सब पता होना चाहिए। गोल्जी काय की जब बात होती है तो कोशिका द्रव्य में केंद्रक के समीप थैली नुमा आकृति के रूप में एक गोल्जी काय आपका पाया जाता है। अगला कह रहा है अम्लीय विलयन में फिनोल्फ्थालीन का रंग कैसा होता है? तो ये आपका रंगहीन जो है वो होता है। जैसे मैंने बताया था, लिटमस पेपर है, अम्लीय है तो नीले को लाल कर देता है, क्षारीय है तो लाल को नीला कर देता है। उसी प्रकार फिनोल्फ्थालीन जो है अम्लीय विलयन में रंगहीन रहता है, पर अगर यही चीज मैं आपसे क्षारीय विलयन में पूछूंगा तो गुलाबी रंग हो जाता है। क्षारीय विलयन में क्या रंग हो जाता है? गुलाबी रंग हो जाता है फिनोल्फ्थालीन। इसी प्रकार जैसे अगर हम चुकंदर की बात करते हैं तो वो अम्लीय में लाल से बैंगनी हो जाता है और क्षारीय में वो पीला हो जाता है। अगला कह रहा है बच्चे का लिंग किससे निर्धारित होता है? तो कई बार मैंने बताया कि पिता में जो गुणसूत्र होते हैं एक्स वाई होते हैं और माता में एक्स एक्स होते हैं, तो जो मेन निर्धारण का काम करता है वो पिता करता है। 23 जोड़ी गुणसूत्र मनुष्य में पाए जाते हैं और 23 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं, टोटल पूछ लिया जाए तो जस्ट 46 कर दीजिएगा, क्योंकि जोड़ी के रूप में 23 होते हैं। अगला कह रहा है अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद कहां पर मिलती है? ये कहां पर निकलेगी? तो मुख्य अक्ष के समानांतर जो है ये निकलती है। ये आपका ऑप्शन सही होगा। ये चीज आपको जरूर पता होना चाहिए कि जो अवतल लेंस होता है इसकी अगर बात करेंगे तो इसकी जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है, और अगर उत्तल लेंस की बात करते हैं तो इसकी फोकस दूरी जो है आपकी धनात्मक होती है। निमोनिया किसकी सूजन के कारण होता है? तो निमोनिया आपका फेफड़ों से संबंधित, बताया था मैंने कि कोविड में आपका बहुत से लोगों को फेफड़े से समस्या हो रही थी, उनको निमोनिया भी हो गया था, और कोविड में भी फेफड़ों पर अटैक करता था कोरोना वायरस। तो ये दोनों किससे संबंधित है? फेफड़े से संबंधित है, और फेफड़ों में सूजन आ जाती है निमोनिया में। मेनिनजाइटिस एक रोग होता है, वो रोग मस्तिष्क में सूजन से संबंधित होता है। कोलेस्ट्रॉल अगर हमारे शरीर में बढ़ जाता है, बहुत जाता है, तो उससे हार्ट अटैक जैसी समस्याएं आ जाती हैं। अगला क्वेश्चन आपका कि सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके डैश गैस उत्पन्न करते हैं। तो कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न जो है आपका करते हैं। नाइट्रोजन की अगर बात होती है तो वो रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और अक्रिय गैस, और अगर परसेंटेज की बात करेंगे तो 78% पाई जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जानते हैं? तो दाता जो होता है वो ओ होता है, और सर्वग्राही जो होता है वो ए बी होता है। ए बी को सर्वग्राही, ओ को सर्वदाता। बाकी रासायनिक नाम सभी के पता होना चाहिए, ट्रिक बता चुके हैं ऑलरेडी। किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को किसके रूप में जाना जाता है? तो इसको हम द्रव्यमान संख्या के रूप में जो है वो जानते हैं। और द्रव्यमान संख्या का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, दोनों की संख्या, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। अगर हम एवोगाड्रो नंबर की बात करते हैं, उसका मान कितना होता है? तो पूछा जाता है कई बार, तो 6.022 इंटू 10⁻23, ये एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू जो है वो होती है। ये आप कहेंगे कि इसका मान इतने अणु के बराबर होता है। आयोडीन युक्त जो नमक होता है वो इनमें से कौन सा होता है, क्या मिश्रित रहता है? तो NaCl प्लस Kl रहता ही है। NaCl प्लस KLO3 दोनों आपका यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन से हार्मोन के स्राव को ये प्रेरित करता है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो ग्वाइटर रोग हो जाता है। अगला है इनमें से कौन सा आपको विटामिन सी की बड़ी आपूर्ति प्रदान करता है? खट्टे फल आपका यहाँ पर जो है वो हो जाएगा।
विटामिन ए गाजर हरी सब्जियां, विटामिन बी बीज अंडा हरी सब्जियां, विटामिन डी सूर्य का प्रकाश, विटामिन ई वनस्पति तेल अनाज बादाम ये सब। अगला कह रहा है विद्युत धारा किसके प्रवाह की दर है, तो विद्युत आवेशों की आपका ये ऑप्शन हो जाएगा। क्यू बराबर आई टी फॉर्मूला होता है ना। अगला कह रहा है अच्छा विद्युत धारा का इकाई क्या होता है, मात्रक क्या होती है, तो एम्पियर होता है। अगला कह रहा है इनमें से कौन सा रूट या मूल सब्जी जो है वो आपसे कह रहा है नहीं है, तो कौन सा नहीं है, टमाटर यहाँ पर जो है आपका हो जाएगा, जो कि सब्जी जो है वो नहीं है। टमाटर के अलावा अगर हम कहें जैसे गाजर सलजम मूली जो बाकी ऑप्शन है तो वो सब्जियां हैं, क्योंकि इनका जड़ खाते हैं। पालक धनिया के पत्तों को खाते हैं, आलू अदरक हल्दी इनका तना खाते हैं। सबसे ज्यादातर तना वाले ऑप्शन पूछे जाते हैं, तो ये जरूर याद रखना है कौन कौन से मैंने बताया, एक आलू हो गया, एक आपका अदरक हो गया और एक आपका हल्दी हो गया। मोस्टली आप देखेंगे एग्जाम में यही पूछे जाते हैं, तो ये आपके खाने योग्य भाग जो इसका होता है वो तना होता है। अब जैसे टमाटर वगैरह है, कद्दू है, भिंडी है, तो इनका फल खाते हैं। CH3 CH2 CH2OH इसका IUPAC नेम जो है वो क्या होगा, इसका होगा प्रोपेनॉल। मेथ एथ प्रोप बताया था एक बार इससे पहले प्रैक्टिस सेट में, तो उससे आप निकाल सकते हैं। बाकी इसका पूरा प्रोसीजर IPSC का अलग ही होता है, हाई स्कूल इंटर के लेवल पे मुझे नहीं लगता यहाँ पूछा जाएगा। किसी पदार्थ के उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में जाने को क्या कहते हैं, तो इसको हम विसरण जो है वो कहते हैं। विसरण से समांग मिश्रण जो है आपका बनता है। जैसे सबसे तीव्र गति से विसरण किस में होता है, तो गैस में होता है, और सबसे धीमी गति से किस में होता है, तो ठोस। तो गैस ठोस ऐसे घटते हुए क्रम में आप कहेंगे होता है। अगला क्वेश्चन आपका नींबू का रस खट्टा होता है क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, तो इसमें आपका अम्ल पाया जाता है। बताया था ना अम्ल खट्टे होते हैं, क्योंकि इसमें कौन सा अम्ल होता है नींबू में, तो साइट्रिक एसिड होता है। अम्ल के पीएच का मान 7 से कम होता है, 4 का पीएच की वैल्यू 7 से ज्यादा होती है, 7 वैल्यू उदासीन होती है। अगला क्वेश्चन पृथ्वी की सतह की निकटतम वायुमंडल की परत कौन सी है, तो ये आपकी क्षोभ मंडल है, सबसे नीचे पड़ती है। सारी जो भी मौसमी संबंधी घटनाएं हैं वो आपको यहीं पर देखने को जो है वो मिलती हैं। इसके बाद ऊपर कौन सी आती है, समताप मंडल, समताप मंडल के ऊपर मध्य मंडल। देखिए क्षोभ मंडल लगभग नीचे आप देखेंगे तो 18 किलोमीटर तक, समताप मंडल फिर 50 किलोमीटर तक, फिर मध्य मंडल 80 किलोमीटर तक, फिर आयन मंडल 400 किलोमीटर तक, फिर आपका बहिर्मंडल। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग जो है वो कौन सा है, तो कौन सा है इनमें से, यकृत आपका यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग, यकृत को जिगर कहते हैं, कलेजा कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि ये हो जाएगा। यकृत से कौन सा रस आपका स्रावित होता है, तो पित्त रस। पित्त रस को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो बाइल जूस। तो ये जो है वो स्रावित होता है। वृक्क या गुर्दा जो होता है उसका मेन काम क्या होता है, तो मूत्र का निर्माण करना, उत्पादन करना मेन इसका काम जो है वो होता है। यकृत के अगर अध्ययन को बात करें तो क्या कहते हैं, तो हेपेटोलॉजी जो है वो कहते हैं। क्या कहते हैं, हेपेटोलॉजी जो है वो यकृत के अध्ययन को जो है वो कहते हैं, यकृत के। और यकृत में यूरिया का जो संश्लेषण होता है ना वो आनिर्थीयन चक्र होता है उसके द्वारा संपादित होता है। अगला कह रहा है कि गन्ने में डैश पाया जाता है, तो गन्ने में क्या पाया जाता है, ग्लूकोज पाया जाता है। बिल्कुल ग्लूकोज के अलावा फ्रैक्टोज आपका सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन। फ्रैक्टोज आपकी एक मोनोसेकेराइड जो है वो होती है। आपको पता है कि डाइसेकेराइड मोनोसेकेराइड में जो डाइसेकेराइड है उसमें किससे किससे मिलकर के सुक्रोज या ये बनते हैं, ये पूछ लिया जाता है। तो यहीं पे लिख देते हैं, जैसे सुक्रोज की हम बात करते हैं तो ग्लूकोज और फ्रैक्टोज मिलकर के आपका सुक्रोज बनाता है। इसी प्रकार गैलेक्टोज की बात करते हैं, नहीं माल्टोज की बात करते हैं तो माल्टोज आपका ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलकर के बनाता है। और लैक्टोज भी पूछा जाता है, वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलकर के बनाता है। अगला है बेरी बेरी किस वजह से उत्पन्न होता है, तो विटामिन B1 की अधिकता की B1 की कमी, तो आप कहेंगे कमी से, अधिकता से नहीं होता है। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। बाकी जैसे विटामिन ए है तो रतौंधी रोग होता है, विटामिन B1 है बेरी बेरी, B2 है तो आपका डर्मेटोसिस होता है रोग, विटामिन सी से कमी से स्कर्वी होता है, विटामिन डी से रिकेट्स होता है, विटामिन ई से प्रजनन जो शक्ति होती है उसमें कमी आती है। दंत चिकित्सक दांतों के आवर्धित प्रतिबिंब प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का यूज करते हैं, जल्दी से बताइए क्योंकि बता भी चुके हैं।
इसके अलावा वीडियो लाइक भी करते रहिएगा जितने भी लोग वीडियो से जुड़ते जा रहे हैं। तो मैंने बताया था कि दंत जो चिकित्सक होता है वो अवतल दर्पण का उपयोग जो है वो करता है, और अवतल दर्पण का यूज दाढ़ी बनाने में भी किया जाता है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, क्योंकि ये अनंत से आने वाली किरणों को क्या करता है, एक सिकोड़ देता है, एक बिंदु पर फोकस कर देता है ना, इसलिए। और उत्तल दर्पण की अगर बात करते हैं तो इसका यूज बताया था कि ट्रक चालक या जो मोटर कार होता है उसमें चालकों के बगल में पीछे का देखने के लिए, साइड मिरर नहीं होते हैं जो, उसको में जो लगा रहता है वो उत्तल दर्पण होता है। कौन सी ग्रंथि केवल यौवन तक सक्रिय रहती है, तो कौन सी ग्रंथि है, थाइमस ग्रंथि, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और स्थित कहाँ होती है, तो वक्ष में हृदय से आगे स्थित होती है। और वृद्धावस्था में ये जो ग्रंथि है वो लुप्त हो जाती है। कौन सा हार्मोन ये स्रावित करती है, तो थाइमोसिन हार्मोन जो है वो ये स्रावित करती है। एक ग्रंथि पीयूष ग्रंथि भी पूछी जाती है, जिसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि अन्य जो अंतःस्रावी ग्रंथि है उसके श्रवण को नियंत्रण करने का काम करती है, तो वो भी याद रखिएगा। अगला कह रहा है इनमें से कौन सा विटामिन है जिसको B2 के नाम से भी जाना जाता है, तो विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन नाम का, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। B1 जो विटामिन होता है उसको थाइमीन कहा जाता है, और B2 जो होता है उसको राइबोफ्लोविन कहा जाता है। और सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है B12, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है साइनोकोबालमिन, ये विटामिन B12 का नाम है। और एक विटामिन B3 यहाँ पर देख रहे हैं ऑप्शन नियासिनामाइड, ये भी याद रख सकते हैं, ये विटामिन B3 जो है इसका नाम है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो पेलाग्रा रोग होता है। पेलाग्रा नामक रोग जो है इससे होता है, कमी से। अगला क्वेश्चन है मूसा पाराडीसियाका का सामान्य प्रचलित नाम क्या है, ये खतरनाक सा नाम है, केला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। और इसका तरबूज का जो पहला ऑप्शन दे रखा है, इसका वानस्पतिक नाम होता है सिट्रलस लेनेटस करके। सेब का रासायनिक नाम क्या होता है, रासायनिक नहीं, वानस्पतिक नाम क्या होता है, तो मेलस प्यूमिला करके। अमरूद का क्या होता है, अमरूद का होता है सीडियम गुआव गुआजावा करके। गुआवा कहते हैं ना इंग्लिश में, उसी से थोड़ा सा मिलता जुलता है। इनमें से कौन सा अंग मानव नेत्र की संरचना से संबंधित है, प्लीहा जो आप देख रहे हैं ये संबंधित है मानव नेत्र की संरचना से। नेत्र में जो प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरण होती है ना, उसका अधिकांश अपवर्तन जो होता है वो कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। अगला क्वेश्चन है खेतों में घुलने वाले रसायनों की अत्यधिक मात्रा फलने फूलने के लिए पोषक तत्वों डैश के रूप में कार्य करती है, तो ये आपका मृदा जो है यहाँ पर हो जाएगा। वैसे एक चीज ऑप्शन में सवाल दिया है ना, मृदा क्यों होगा, सवाल आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो होगा, पोषक तत्वों के सवालों के रूप में जो है वो काम करती है। और सहजीवी संबंध लाइकेन वाला ऑलरेडी हम बता चुके हैं। कॉलरा रोग किससे होता है, तो कॉलरा रोग आपका बैक्टीरिया से जो है आपका होता है, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। अगर ये कहें हैजा किससे होता है, तो विब्रियो कॉलरी से होता है। अगर टाइफाइड की बात करते हैं तो साल्मोनेला टाइफी से होता है। अगर प्लेग की बात करें तो पास्चुरेला पेस्टिस से होता है। काली खांसी की बात करें तो हीमोफिलस पर्टूसिस से काली खांसी होती है। इसी प्रकार कॉलरा रोग बैक्टीरिया से होता है। ये सब बैक्टीरिया के मैंने नाम बता दिया आपको। अगला है कि पुरुषों में प्राथमिक यौन अंग सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है, तो ये आपका वृषण जो है वो आपका हो जाएगा। और अगर आपसे पुरुष लिंग हार्मोन पूछे तो टेस्टोस्टेरोन होता है, वो भी याद रख सकते हैं। वह शैवाल जिसका यूज अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं वो इनमें से कौन सा है, तो ये आपका शैवाल का नाम है क्लोरेला शैवाल, जिसका शैवाल का यूज अंतरिक्ष यात्री भोज के रूप में करते हैं। और एक और शैवाल का नाम देखने को मिलता है लेमिनेरिया, वो शैवाल जो होता है उससे आयोडीन मिलता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है ब्रेड बनाने में किसका यूज किया जाता है, तो ये आपका सैक्रोमाइसिस सेरेविसी करके जो आप नाम देख रहे हैं, ब्रेड बनाने में इसका यूज जो है वो किया जाता है। और भी जैसे शराब है, बियर है, उनके भी पूछे जा सकते हैं, तो बियर का जो है उसका सेरिबिसिस करके नाम होता है, ईस्ट का नाम मैं आपको बताया। बाकी ईस्ट से कौन सी विटामिन अगर पूछा जाए प्राप्त किया जाता है, तो विटामिन बी जो है वो प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जल के पोषक समृद्धि द्वारा झील का प्राकृतिक
काल प्रभावन एजिंग दर्शाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको सुपोषण जो है वो कहते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। सुपोषण को ही हम यूट्रोफिकेशन जो है वो इंग्लिश में कहते हैं। अगला कह रहे हैं इनमें से कौन अक्रिस्टलीय है? कांच जो है आपकी अक्रिस्टलीय होती है। अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय में अगर बात करें वे ठोस जिनके जो अवयवी कण होते हैं उनको एक निश्चित और नियमित व्यवस्था में रखा जाए तो वो क्रिस्टलीय ठोस में आते हैं, जैसे NaCl है, KCl है, इस तरीके से। और जिनमें अवयवी कणों को निश्चित ना रखा जाए, व्यवस्थित ना रखा जाए, वो तुम आपके किस में आ जाएंगे? अक्रिस्टलीय में आ जाएंगे, जैसे रबड़ है, कांच है, प्लास्टिक है। अगला क्वेश्चन आपका कि कणों के बीच आकर्षण बलों के बढ़ते क्रम में निम्नलिखित पदार्थों को व्यवस्थित करना है। तो कणों के बीच आकर्षण बल हाइड्रोजन, फिर आपका दूध, फिर आपका शर्करा, ये बढ़ता हुआ क्रम यहाँ पर हो जाएगा। अगला कह रहा है सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, ऊन के उष्मारोधी होने का कारण क्या होता है? तो इसका कारण होता है आपका कि ऊनी रेशों के बीच जो वायु होती है वो फंसी यानी कि ट्रैप होती है, और वायु जो होती है वो उष्मा की रोधी होती है। इसी कारण से ये गर्म करते हैं कपड़ा। उष्मा की ऊन जो होती है वो उष्मा की कुचालक होती है, तभी तो हवा आकर के बंद हो जाती है उसमें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन की प्रक्रिया शुरू करने का सर्वोत्तम समय कौन सा होता है? तो अक्टूबर से दिसंबर का समय जो आप देख रहे हैं ये सबसे अच्छा माना जाता है। मानव पोषण के संदर्भ में स्वांगीकरण क्या होता है? तो स्वांगीकरण किसको कहते हैं? जो पचा हुआ भोजन का क्षुद्रांत की भित्ति में अवशोषित होना और रुधिर वाहिकाओं में प्रवेश करना, ये कहलाता है आपका स्वांगीकरण। अच्छा, ऑप्शन सी वाला तो उससे बेहतर दिया हुआ है, हम एक के साथ क्यों जाएंगे? हमारा सी ऑप्शन उससे बढ़िया है कि पचा हुआ पदार्थ शरीर में जटिल पदार्थ जो है उसको बनाने में उपयोग होना, ये आपका सही होगा। अगर हम बात करते हैं स्वांगीकरण की, तो पचा हुआ पदार्थ शरीर में जटिल पदार्थ को बनाने में यूज हो, वो आपका क्या आ जाएगा स्वांगीकरण में। अच्छा, मानव पाचन तंत्र के कितने चरण होते हैं? तो एक अंतर्ग्रहण, एक पाचन, फिर अवशोषण, फिर स्वांगीकरण और लास्ट में मल त्याग। अगला क्वेश्चन आपका है कि मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा ये कब पैसा हो गया? तो ये आपका 1 जून 1964 आपका यहाँ पर सही होगा। भारत की दशमलव प्रणाली प्रचलन में कब आई थी? तो वो 1 अप्रैल 1957 में आई थी। 1 रुपया का जो सिक्का था वो प्रचलन में कब से आया? तो वो आपका 1962 से आया है, 1962 से। लॉफर वक्र ये संबंध किसका दर्शाता है? तो ये आपका कर, दर और राजस्व, पहला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। और ये अर्थशास्त्री थे ऑर्थर लॉफर, उन्होंने ही इसको दिया था। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये आपका 1982 में जो है वो की गई थी नाबार्ड की स्थापना, 12 जुलाई 1982। फुल फॉर्म क्या होती है नाबार्ड की? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और नाबार्ड में प्रारंभ में भारत सरकार और RBI की जो भागीदारी थी वो 50-50 की जो है वो थी, और वर्तमान में नाबार्ड में भारत सरकार की हिस्सेदारी 99% है और RBI की मात्र 1% है। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 79 कि दक्षिण भारत में स्वतंत्र बहमनी साम्राज्य के समय या उसकी स्थापना के समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? तो आंसर की बात करते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। दक्षिण भारत में स्वतंत्र बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में अगर बात करते हैं, देखिए स्थापना जो है अलग व्यक्ति ने की और स्थापना के समय जो शासक था वो अलग था। तो स्थापना अगर आपसे पूछी जाए तो 1347 जो मैं बता रहा हूँ उसमें अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने की थी, पर किसके शासनकाल में? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ये दोनों चीजों में अंतर है। अगला देखते हैं, और मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम कब से कब तक था? 1325 से 1351 तक जो है वो था। इनमें से कौन सी नदी है जो कि आपसे कह रहा है अफ्रीका में नहीं है? तो कौन सी है? अफ्रीका में नहीं, अमेजोन जो आप देख रहे हैं जो कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी नदी है, ये आपकी अफ्रीका की नदी जो है वो नहीं है। तो आपकी ये दक्षिण अमेरिका की नदी है अमेजन। और नील नदी जो है वो आपकी सबसे लंबी नदी में, ये सबसे लंबी नदी में आती है और अमेजन सबसे बड़ी नदी में आती है, दोनों में अंतर है। अच्छा, अमेजन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम पेरू में एंडीज पर्वत से होता है।
तो ज्यादातर स्थान की जगह आपसे पर्वतमाला पूछ ली जाती है ना, तो एंडीज तो जरूरी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आइसोहाइट रेखा, इसका संबंध किससे होता है? तो वर्षा की जो समान मात्रा की अगर बात करें, उनके स्थानों को मिलाने को बात करते हैं, तो इस रेखा को हम कहते हैं आइसोहाइट। तो यही आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। समुद्र के अंदर अगर समान गहराई वाले स्थान है, उनको मिलाने वाली रेखा, तो उसको आइसोबात कहते हैं, जो कि बी ऑप्शन में लिखा है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं? आइसोबात। आइसोबात जो है इसको कहते हैं। और अगर हम बात करते हैं समुद्री जल में लवणता की समान मात्रा जो है, इसको दर्शाने वाली रेखा, तो इसको आइसो हेलाइन कहते हैं। आइसो तो सभी में ही कॉमन है, हेलाइन आपको याद रखना है कि आइसो हेलाइन कहते हैं। और समान तापमान वाले क्षेत्रों को अगर प्रदर्शित करने की बात होती है, तो इसको आइसोथर्म कहते हैं। जैसे थर्मामीटर होता है ना टेम्परेचर के लिए, तो थर्म। आइसो सभी में कॉमन है, आइसो जो है यहाँ भी रहेगा और नीचे भी रहेगा, बस हेलाइन और थर्म हो जाएगा। अगला कह रहा है चेचू जनजातीय विद्रोह दक्षिण भारत के किस क्षेत्र का जनजातीय विद्रोह था? तो किसका था? ये आपका तमिलनाडु का था। चेचू जनजाति तमिलनाडु जो है। अच्छा, यहाँ पर विद्रोह पूछा गया है, ये तमिलनाडु फिर नहीं होगा। कहाँ कहाँ फैली उससे मतलब नहीं, विद्रोह पूछा गया है, तो विद्रोह जो आपका था ये आंध्र प्रदेश में हुआ था। पर अगर इस जनजाति की बात करें, चेचू जनजाति की, तब हम बात करेंगे कि आंध्र प्रदेश में तो है ही, उसके अलावा जो दक्षिण में थोड़े से आपके पड़ते हैं जगहें, जिसमें तेलंगाना है, कर्नाटक है, उड़ीसा है, वो सब भी इसमें आते हैं। पर इसमें मेन विद्रोह पूछा गया तो आंध्र प्रदेश के साथ जाएंगे। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा के क्षेत्र की हर्टांग समिति किस वर्ष गठित की गई थी? तो कब गठित हुई थी? 1929 में जो है ये गठित हुई थी। और किसकी अध्यक्षता में? सर फिलिप हर्टांग की अध्यक्षता में। सुझाव इन्होंने क्या दिया था कि मिडिल स्कूल स्तर पर ही जो व्यावसायिक और औद्योगिक शिक्षा है उसको भी जोड़ा जाए। 1917 में एक आयोग आया था, सैडलर आयोग करके, वो आपको जरूर पता होना चाहिए। हंटर आयोग शिक्षा पर एक बना था 1882 में, वो आपको पता होना चाहिए, हंटर आयोग करके। एक सर्जेंट समिति बनी थी, वो कब बनी थी? तो वो आपकी बनी थी 1944 में। और 1948 में आपका राधा कृष्णन 1948 में आपका राधा कृष्णन आयोग आया था, तो वो आप याद रख सकते हैं। ये सब शिक्षा से संबंधित हैं। और भारतीय शिक्षा आयोग को विश्वविद्यालय आयोग भी कहते हैं या राधा कृष्णन आयोग भी कहते हैं, इसी का ही जो है वो नाम है। अगला कह रहा है सांता आना इनमें से किस देश की स्थानीय पवन है? पवन है। आंसर की बात करते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका की जो है ये पवन है, बी वाला ऑप्शन ये हो जाएगा। और खमसिन जो है वो मिस्र की पवन है। खमसिन कहाँ की है? तो ये मिस्र की है। इसी प्रकार जापान की जो है वो यामो करके है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पटना कलम ये डैश है। क्या है पटना कलम? तो ये आपके एक प्रकार की चित्रकला है, और चित्रकला की शैली, यही ऑप्शन एक हो जाएगा। पहला पुरस्कार या पहला चित्रकार के रूप में किसको जाना जाता है पटना कलम का? तो ये थे सेवक राम। सेवक राम को जो है वो जाना जाता है। और एक मधुबनी चित्रकला आपने सीटेट में पढ़ी होगी, वो भी बिहार से संबंधित है। अगला कह रहा है अक्षांश का 1 डिग्री लगभग कितने किलोमीटर के बराबर जो है वो होता है? तो 111 किलोमीटर आपका हो जाएगा। अगर हम विषुवत रेखा विषुवत वृत्त की बात करते हैं, जो 0 डिग्री अक्षांश होता है वो उसको प्रदर्शित करता है। अगर हम ये कहें कि विषुवत रेखा सहित कुल कितने अक्षांश रेखाएं होती हैं, तो हमारी अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 जो है वो हो जाती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश को कहते हैं। कर्क रेखा मकर रेखा बता तो चुके हैं। अगला देखते हैं, 1922 में गांधी जी के द्वारा, तो 1922 में गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य जो कारण था वो इनमें से क्या था? आपको सभी को पता है ये घटना, वो थी चौरी चौरा की। तो भीड़ ने क्या किया था, उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, यही वो जो है वो कारण था। कब ये घटना हुई थी? तो आपको पता है 5 फरवरी की वो तारीख थी। और समय की अगर बात करते हैं तो कब का था? ये 1922 का जो है ये समय था। और अगर बात करते हैं इसमें कितने पुलिसकर्मी जो थे उनको उनकी मृत्यु हो गई थी, तो 22 जो है टोटल पुलिसकर्मी थे। कहां पर ये हुई थी घटना? तो गोरखपुर जिला था यूपी का। गोरखपुर जो जो है वो जिला था जहां पर ये घटना आपकी हुई थी।
अगर मैं आपसे कहूं कि 1922 में जो असहयोग आंदोलन वापस लिया गया, इसकी तारीख क्या थी, तो 12 फरवरी की जो है ये तारीख थी। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस जो है वो लिया गया था। और गांधी जी ने इस घटना के बाद ये कहा था कि ये हिमालय जैसी भूल थी। ऐसे क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि हिमालय जैसी भूल थी किससे संबंधित घटना थी या किसने ये कथन कहा था, तो याद रखिएगा। अच्छा, असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ था, तो ये स्टार्ट हुआ था अगस्त 1920 में। अगस्त क्या, 1 अगस्त 1920, पूरी पूरी तारीख भी याद रख सकते हैं। अगला कह रहा है विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश इनमें से कौन सा था। सबसे पहले तो अगर बात करते हैं स्थापना की विजयनगर साम्राज्य की 1336 में हुई। किसने की, हरिहर और बुक्का जो है दो भाई थे, उनके द्वारा की गई थी। और यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा पहला राजवंश था, तो संगम राजवंश आपका था। ये बता भी चुके हैं संगम राजवंश के बारे में, इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। और विजयनगर साम्राज्य पर और कौन कौन से वंश थे जिन्होंने शासन किया था, अगर क्रम से बात करें तो संगम राजवंश आपका सबसे पहले नंबर पर आ जाएगा। उसके बाद आपका सुलुभ सालुव वंश जो है वो आ जाएगा। उसके बाद आपका तुलुभ वंश जो है वो आ जाएगा। और फिर अरविडू वंश, ये इसका सही क्रम जो है वो हो जाएगा। और सबसे प्रमुख शासक के रूप में विजयनगर की बात करें या सबसे प्रतापी शासक, ऐसे करके भी क्वेश्चन बनता है, तो ये तुलुभ के ही थे जिनका नाम क्या था, कृष्ण देव राय प्रथम करके। कृष्ण देव राय, कृष्ण देव राय प्रथम नहीं, कृष्ण देव राय थे सीधे। तो ये थे तुलुभ वंश के और विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रतापी राजा के रूप में आप कह सकते हैं, जाने जाते हैं या प्रसिद्ध भी कह सकते हैं। और एक युद्ध भी लड़ा गया था, तालीकोटा का युद्ध। वो कब लड़ा गया था, तालीकोटा का युद्ध जो लड़ा गया था वो लड़ा गया था 1565 में। 1565 में जो ये युद्ध लड़ा गया था, ये लड़ा गया था, एक तरफ तो विजयनगर थे, दूसरी तरफ कौन था, तो बहमनी थे। तो बहमनी और विजयनगर के बीच में ये युद्ध आपका जो है वो लड़ा था। अब बहमनी की बात हुई है, तो बहमनी की बात करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि बहमनी से युद्ध होता क्यों था, तो दोआब कर क्षेत्र को लेकर के ये होता था। अगला कह रहे हैं मुगल शासक अकबर किस वर्ष कश्मीर पर उसने अधिकार जो है वो किया, तो ये 1586 में अधिकार किया। ये आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो 1586 वाला सही हो जाएगा। और अकबर ने काबुल पर कब नियंत्रण किया था, तो 1581 में किया था। अकबर की सेना और मेवाड़ के महाराणा प्रताप थे, उनके बीच एक युद्ध लड़ा गया था। वो युद्ध कौन सा था, तो हल्दी घाटी। कौन सा युद्ध था, तो ये आपका हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो लड़ा गया था। अब हल्दी घाटी का युद्ध आपका कब हुआ था, तो ये 1576 में हुआ था, 1576 में अकबर की सेना और मेवाड़ के महाराणा प्रताप के बीच ये युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस विद्वान का ये मानना था कि आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत क्षेत्र था, तो ऐसा किसका मानना था, ये मानना था स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। स्वामी दयानंद सरस्वती की अगर जब बात होती है तो इन्होंने बाल गंगाधर तिलक या सीधे आर्य समाज की स्थापना की थी, ऐसे सीधे सीधे याद रखिएगा, आर्य समाज की स्थापना की थी। और विलियम जोन्स जो थे, उनका मानना था कि आर्य जो थे वो, उनका मूल स्थान जो था वो कहाँ पर था, तो वो यूरोप क्षेत्र जो है वो था। मैक्स मूलर भी ऑप्शन में दिया गया है। इनकी अगर बात करें तो इन्होंने कहा था कि आर्य भारत आने से पहले मध्य एशिया में निवास करते थे। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग माना है। और बाल गंगाधर तिलक क्या कहते थे कि आर्कटिक प्रदेश था इनका जो आर्यों का मूल स्थान था, पर स्वामी दयानंद सरस्वती तिब्बत मानते थे। शिल्प वेद किस वेद का उपवेद है, तो शिल्प वेद अथर्व वेद में जो है आपका आता है। आयुर्वेद ऋग्वेद का उपरवेद है, ऊपर से लिख भी देते हैं कि जो आयुर्वेद है ये आपका आता है ऋग्वेद का उपवेद में। और यजुर्वेद तो युद्ध से संबंधित ही है। और धनुर्वेद उसी से आप जोड़कर याद रख सकते हैं कि धनुर्वेद यजुर्वेद में आ जाता है। और गंधर्व वेद जो है वो किस में आता है, गंधर्व विवाह पहले होता था ना, प्रेम विवाह इसी को कहते हैं, तो ये आपका सामवेद में आता है। और सामवेद में ही आपका संगीत भी आता है। अगला है राज्य निर्वाचन आयोग इनमें से किसके निर्वाचन का कार्य करता है, तो किसके निर्वाचन का कार्य करता है, पंचायती नगर और नगर निकाय संस्थाओं का। ये वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन राज्यपाल के द्वारा। वित्त आयोग का गठन 280 आर्टिकल में है, वो भी पता होना चाहिए।
अच्छा, एक आर्टिकल, राज्य वित्त आयोग का गठन 5 वर्षों पर राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, वो किस में आता है? तो वो 243 जे में आता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो 26 अक्टूबर 2019 को ये शुरुआत जो है वो हुई थी। जल जीवन मिशन को लॉन्च किसने किया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, और 15 अगस्त 2019 को उनके द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया था। जल जीवन मिशन का मेन उद्देश्य जो रखा गया था ना, वो रखा गया था कि 2024 तक का एक टारगेट रखा गया था कि प्रत्येक परिवार को शुद्ध जल जो है वो उपलब्ध कराया जाए। इसके लिए रुपए भी रखे गए थे, 24,524 करोड़ रुपए। इनमें से कौन बिहार के कृषक नेता थे? तो स्वामी सहजानंद तो बता ही चुके हैं, कराए थे प्रश्न प्रैक्टिस कल बिहार वाले, और कार्यानंद शर्मा भी हैं, स्वामी विद्यानंद भी हैं, सभी के सभी आपके ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएंगे। कृषक नेता के रूप में आपका जाने जाते हैं। इसने चंपारण के किसानों की दुर्दशा को लेखन द्वारा दुखी दुखी आत्म दुखी हृदय जैसे जो उपनाम है उसके माध्यम से जो है वो उजागर किया था। तो पीर मोहम्मद मुनिस करके जो लिखा हुआ है यही आपके यहाँ पर सही हो जाएंगे। इन्होंने चंपारण जो सत्याग्रह था ना उसके दौरान चंपारण की दुर्दशा नामक लेख भी लिखा था। कपास की काली मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं? तो रेगुर मिट्टी के नाम से जो है इसको जानते हैं। काली मिट्टी कहाँ देखने को मिलती है? मैंने बताया महाराष्ट्र में और गुजरात में मुख्य रूप से। किस चट्टान से निर्मित होती है? तो बेसाल्ट चट्टान से जो है वो। विशेषता क्या होती है? तो नमी धारण की क्षमता ज्यादा होती है। अच्छी किसके लिए होती है? तो कपास के लिए अच्छी होती है। अगला कह रहा है इनमें से कौन से खनिज केरल तट पर बालू के रूप में मिलता है? तो थोरियम आप जो यहाँ पर देख रहे हैं ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। केरल तट पर बालू के रूप में मिलता है। थोरियम आपका रेडियो एक्टिव तत्व के अंतर्गत आपका आता है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र में ईंधन के रूप में भी इसका यूज होता है। अगला कह रहा है इनमें से किसे पुनर्जागरण का अग्रदूत की संज्ञा जो है वो दी गई है? तो किसे कहा जाता है पुनर्जागरण का अग्रदूत? ये कहते हैं दांते। और ऑप्शन में देखिए राजा राममोहन राय भी दिया गया है। इटली के महान कवि थे, इनका नाम था दांते। पुनर्जागरण का प्रारंभ भी इटली के फ्लोरेंस नगर से होता है, जहां पर दांते जो है इनका जन्म हुआ था। और राजा राममोहन राय जी को भी जानते हैं, पर उसके आगे वर्ड आपको भारतीय वर्ड देखने को मिलेगा कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहते हैं, तब आप जाएंगे राजा राममोहन राय के साथ। और आधुनिक भारत का पिता किसको कहते हैं? तो नव प्रभात का तारा, भारतीय पत्रकारिता का जनक, सब कुछ इनको ही कहा जाता है। सारे नाम इन्हीं के हैं। सुधार आंदोलन का प्रवर्तक है, आधुनिक भारत का पिता, नव प्रभात का तारा, सब इन्हीं के नाम है, राजा राममोहन राय जी के। किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व किया था? तो ये 1936 में जो है वो आपका किया था। और 1943 का जब टाइम देखने को मिलता है तो आपको नाम देखने को मिलता है किसका? आजाद हिंद फौज का। तो सुपर कमांडर जो सुभाष चंद्र बोस हैं इनको जो है वो बनाया गया था, और पहला डिवीजन कैप्टन बनाया गया था मोहन सिंह के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन है आपका कि संघीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या होता है? तो संघ और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन, ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि राजकोषीय घाटे से ब्याज भुगतान निकाल दिया जाए तो शेष किसके बराबर होगा? इसके अलावा 100 क्वेश्चन अब तक हमारे हो चुके हैं। वैसे स्टार्टिंग के 40 नहीं, वैसे तो टोटल 60 हो चुके हैं। वीडियो लाइक शेयर भी करते रहिएगा जो लोग भी वीडियो से जो है वो जुड़ते जा रहे हैं। और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके अवश्य आप जुड़ सकते हैं। आंसर की बात करते हैं तो आपका आंसर यहाँ पर प्राथमिक घाटा जो है सही हो जाएगा। अगर राजकोषीय घाटे से ब्याज भुगतान निकाल दिया जाए तो बचेगा क्या? प्राथमिक घाटा। ये फॉर्मूला भी होता है, जैसे राजकोषीय घाटा निकालना है तो कुल बजट घाटा प्लस कुल ऋण के बराबर होता है। राजस्व घाटा अगर निकालना है तो इसका होता है कुल राजस्व व्यय और उसमें से घटा देते हैं कुल राजस्व आय। अगला कह रहा है औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी? तो गुरु तेग बहादुर की हत्या जो है वो करवाई थी, और 9वें गुरु के रूप में ये जाने जाते हैं गुरु तेग बहादुर। 1675 में इनको मृत्युदंड दिया गया था, और औरंगजेब के विद्रोही पुत्र जिसका नाम था राजकुमार अकबर करके उसको समर्थन किया था इन्होंने, इसलिए जो है इनकी हत्या जो है वो करवाई थी गुरु तेग बहादुर। बाकी गुरु नानक जी जो थे इनको कहते हैं सिख धर्म के संस्थापक के रूप में। गुरु अर्जुन देव जी का भी नाम देखने को मिलता है किससे संबंध में? तो ये देखने को मिलता है कि इनको जो है किसने मृत्युदंड दिया था? तो जहांगीर ने जो है वो मृत्युदंड जो है वो दिया था किसको? गुरु अर्जुन देव को।
और इसका भी वही कारण था, जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो की मदद इन्होंने जो है वो की थी। सिख धर्म के अंतिम और 10वें गुरु कौन थे? तो वो थे गुरु गोविंद सिंह। ये 10वें भी थे और अंतिम भी थे। 1666 से 1708 तक का ये समय देखने को मिलता है। अगला देखते हैं 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान राहुल शंकराचार्य किस क्षेत्र में जो है वो सक्रिय थे? तो कहां पर सक्रिय थे ये? बिहार के अंतर्गत आपका छपरा, ये जो है वो सही हो जाएगा। और राहुल शंकराचार्य का वास्तविक नाम क्या था? केदारनाथ पांडे इनका वास्तविक नाम जो है वो था। अगला देखते हैं आपका बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य जो है वो कौन से हैं? तो मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, ये सीमा से लगे हुए राज्य हैं। बांग्लादेश से भारत की जो सीमा है ना, वो सबसे लंबी सीमा है, इसीलिए पूछा भी गया है। कितनी सीमा की लंबाई है? 4096 किलोमीटर। ट्रिक क्या है इसकी? बचपन में एमबीए किया तो आ आता है लास्ट में, यानी अफगानिस्तान जो है उसकी सीमा सबसे छोटी सीमा है। अच्छा, चाइना के साथ कितनी सीमा लगती है भारत की? 3488 किलोमीटर सीमा लगती है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो है वो लागू किया गया। कब किया गया? तो अप्रैल 2010 में जो है किया गया। ये आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का जो अधिकार था उसको कानून के रूप में कह सकते हैं लागू कर दिया गया था। सर्व शिक्षा अभियान कब आया था? तो 2000 से लेकर 2001 के बीच में आया था। नई शिक्षा नीति जो पुरानी वाली थी वो आई थी 1986 वाले में, अब तो नई भी आ गई है। शिक्षा आयोग से संबंधित कोठारी कमीशन आपका था, तो वो एस कोठारी करके थे, उन्होंने ही उसकी अध्यक्षता की थी। और अगर सबसे लेटेस्ट वाली की बात करते हैं जो 2020 में आपकी आई थी नई शिक्षा नीति, इसको अगर बात करते हैं कि किस समिति के सिफारिशों पर जो है वो लाया गया था, तो कस्तूरी रंगन की जो समिति थी, इनकी जो सिफारिश है उस पर लाया गया था। अच्छा, 2020 में ही मानव जो संसाधन और विकास मंत्रालय है उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कल्याणकारी राज्य मूलतः संश्लेषण है, तो किसका है? उदारवाद और समाजवाद। पहला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। कौन सा देश है जो कि बिम्स्टेक का सदस्य देश जो है आपका नहीं है? तो कौन नहीं है? मालदीव जो देख रहे हैं ये इसमें नहीं आता है। बिम्स्टेक जिसका अगर फुल फॉर्म की बात करें तो बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग उपक्रम, ऐसे करके इसका हिंदी में जो है वो नाम है। इसकी स्थापना की अगर बात करते हैं बिम्स्टेक की, तो कब हुई थी? 1997 में हुई थी। और इसके सदस्य देशों में बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। बिहार में कृषि का स्वरूप जो है वो कैसा है? तो जीवनदायी है, बिल्कुल है। केवल व्यवसायिक तो नहीं कह सकते, निर्यातोन्मुखी भी नहीं होगा, पहला ही सही हो जाएगा। केवल और केवल पहला ही ऑप्शन होगा, जीवनदायी जो आपका यहाँ पर दिया गया है। बाकी मैंने बताया था कि कृषि क्षेत्र में या कृषि पर निर्भर बिहार में सबसे ज्यादा परसेंटेज भी आपको देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला है जो कि सबसे गरीब है? तो कौन सा सबसे गरीब है? मधेपुरा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हो जाएगा, और सुपौल उसके बाद आएगा और शिवहर उसके बाद। बाकी ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग है जो प्रति व्यक्ति आय का दे रखा है। बाकी वैसे आपको मैंने बताया था आर करके अररिया करके नाम देखने को मिलता है, और एक किशनगंज देखने को नाम मिलता है, वो बिहार वाले जो क्वेश्चन कराए थे उसमें आया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये आपका बंबई में जो है वो हुआ था। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। कब हुआ था? 1885 में हुआ था। इसकी स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के? तो लॉर्ड डफरिन थे। और लाला लाजपत राय जो थे, उनकी अगर बात करते हैं तो उन्होंने अंग्रेजों के सुरक्षा कवच के रूप में जो कांग्रेस की स्थापना है उसको संबोधित किया था, वो भी याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1938 में बिहार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है वो निर्वाचित हुए, तो कौन हुए थे? सुभाष चंद्र बोस। आपको याद है एक अधिवेशन था हरिपुरा अधिवेशन, जिसको लेकर के कहानी मैंने बताई थी पट्टाभी सीतारामैया से संबंधित, हरिपुरा अधिवेशन। तो 1938 में ये जो है वो चुने गए थे, और 1938 में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन जो था उसमें ये पहली बार जो है वो चुने गए थे। दूसरी बार 1939 वाला जो हुआ था
वो आपका था तिरुपुरा, 9 लिखा, 39। तो ये जो था वो तिरुपुरा या कहीं कहीं तिरुपुरी भी लिख देते हैं, तो 39, 1939 में गांधी जी नहीं चाहते थे कि ये बने, उसके बाद भी अध्यक्ष जो है वो ये बन जाते हैं। फिर बाद में क्या कर देते हैं, त्याग दे देते हैं, उसकी जगह कौन बन जाते हैं, तो सुभाष चंद्र बोस जी के त्याग करने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जो है वो बनाया जाता है। बाद में इन्होंने एक 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था, वो भी आपको जरूर जो है वो पता होना चाहिए। फॉरवर्ड ब्लॉक की जो गठन है वो इन्हीं के द्वारा 1939 में किया गया था, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। गांधी जी जो चाहते थे ना, वो चाहते थे कि पट्टाभी सीतारमैया बने, तो इस चक्कर में जो है वो उनके अपोजिट बन गए थे, कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सुमेलित हैं, तो कौन सा सुमेलित है? अच्छा, पशु मेला सोनपुर में, ठीक है। सौराठ मेला मधुबनी में, ये भी ठीक है। विवाह मेला सीतामढ़ी, सभी के सभी सुमेलित हैं, यही आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। पशु मेला की अगर बात करें, जो सोनपुर वाला है ना, ये आपका पूरे एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला के रूप में जाना जाता है। जनवरी 2023 में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बनाए गए? अनिल कुमार लाहोटी करके जो आप नाम देख रहे हैं, ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को पहला पुरस्कार मिला? उत्तराखंड को जो है ये पहला पुरस्कार आपका मिला था। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय सेना ने जनवरी 2023 में अभ्यास त्रिसाकरी प्रहार संयुक्त प्रशिक्षण का आयोजन कहाँ किया? तो ये उत्तरी बंगाल में जो है ये किया था, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए कर्नाटक में स्थापित मतदान केंद्रों की कुल संख्या कितनी थी? तो कितनी थी? 58,282 जो है ये टोटल संख्या थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर बात करते हैं इसी कर्नाटक मतदान केंद्रों में, तो 135 सीटें थी। भारतीय जनता पार्टी 66 सीटें थी, जनता दल की 19 सीटें थी और अन्य में 4 सीटें थी। विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में 75 किलोग्राम वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जो है वो जीता था? अच्छा, लाइव टाइमिंग जिनको नहीं पता है, एक तो 12 बजे की लाइव टाइमिंग है दोपहर की, और दूसरी लाइव टाइमिंग जो 12 बजे में बेसिकली हम टॉपिक वाइज देख रहे हैं जो भी चीजें करा रहे हैं, और 5 बजे वाली जो टाइमिंग है इसमें हम डेली एक प्रैक्टिस सेट जो है वो करा रहे हैं। तो ये 2 टाइमिंग है। तो आंसर की बात करते हैं, यहाँ पर आपका ऑप्शन पहला लवलीना बोरगोहन जो देख रहे हैं। मुक्केबाजी की जब बात होती है ना, बस इन्हीं का नाम देखने को आपको मिलता है। 2023 में विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में जो है ये स्वर्ण पदक जीती थी। और मुक्केबाजी में लवलीना बोरगोहन के अलावा आपको एक और नाम देखने को मिलता है, वो है निकहत जरीन का। और यहाँ पर 75 किलोग्राम कैटेगरी पूछी है, इसलिए ए वाला आंसर दिया है, बाकी दोनों नाम देखने को मिलते हैं। विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2023 में कब आपका जो है वो मनाया गया? 29 अप्रैल आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। जो भी साल का अप्रैल का आखिरी शनिवार होता है ना, उसको एक अलग अलग थीम के अकॉर्डिंग मनाया जाता है। 68वें हुंडई फिल्म फेयर पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? तो गंगूबाई काठियावाड़ी जो आप देख रहे हैं, ये आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसको सलमान खान, मनीष पॉल और आयुष्मान खुराना ने होस्ट किया था। लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद मैथ देखेंगे कि पुस्तक वॉर एंड वुमेन ये किसने जो है वो लिखी है? तो डॉक्टर M.A. हसन के द्वारा ये पुस्तक जो है वो लिखी गई है। तो मैथ के प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, हरीश के मासिक वेतन 45,000 में से 1/3 शिक्षा पर हुए खर्च, 2/6 भोजन पर और अन्य आवश्यकताओं पर खर्च होते हैं। कह रहे शेष वेतन की वो बचत करता है, तो बचत की राशि कितनी है? आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते हैं कि बचत की राशि कोई मान लीजिए, उसका जो हिस्सा दे रखा है वो निकाल लीजिए। दूसरा तरीका, इसको एक्स मान के भी कर सकते हैं कि आप 4500 में से टोटल को एक्स मान करके उसमें 1/3 घटाइए 2/6। और तीसरा तरीका जो सबसे आसान हो सकता है, मैं वो यहाँ पर आपको बताता हूँ। वो क्या है कि जितना जितना खर्च हो रहा है अगर वो हम अलग निकाल लें, यानी हम कैलकुलेशन को कितना शॉर्ट कर सकते हैं। 1/3 वो शिक्षा पर खर्च करता है, तो आप कहेंगे ठीक है। 2/6 वो भोजन पर खर्च करता है, तो बिल्कुल ठीक है। तो हम पहले निकाल लें कि वो टोटल खर्च कितना करता है। 45,000 में क्यों जूझे, तो इसमें आप निकालिए कितनी वैल्यू निकल करके आएगी। 6 और 3 का एलसीएम क्या होगा? 3 होगा। 3 दूनी 6 होगा, ऊपर आपका 1 होगा, ऊपर आपका कटने के बाद आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। ठीक है, यहां से 2 जोड़ने पर 2/3 आ गया। 2/3 वो क्या करता है? खर्च करता है।
अब आपको क्या निकालना है, बचत उसकी। तो बचत कितनी होगी, बचत अगर हम टोटल को एक मानते तभी तो 2/3 होता है। यानी बचत निकालने के लिए पूरा एक मान लीजिए कि वो उस कमाता है, तो उसमें से ये 2/3 घटा दीजिए। 2/3 घटा देंगे तो 1/3 बचेगा, यानी कि बचत उसकी 1/3 की है। और प्रश्न में ऑलरेडी मासिक वेतन उसका दे रखा है, इसी मासिक वेतन में से ही तो बचत पूछी गई है। यानी अगर हम इस पूरे मासिक वेतन का ये बचत का 1/3 निकाल दे तो आपका निकल आएगा कि वो कितना बचाता है। यानी 45,000 का अगर हम 1/3 निकाल दें तो सीधे ही आंसर ही आ जाएगा। तो आप जानते हैं 3 से काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 3 वन जा 3, एक उधर जाएगा, 3 5 जा 15, 0 0 0, 15,000 आ जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका सी वाला। समझ गए भी होंगे आप आंसर। अगला देखते हैं। निम्नलिखित को हल करना है। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 8 का क्यूब और घातांक -5/2 दे रखा है। यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि a क्यूब प्लस 2 क्यूब ऐसे करके जो चल रहा है ना, तो n+1/2 का होल स्क्वायर करके फॉर्मूला होता है, जब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस ऐसे डैश 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 करके n स्क्वायर तक आपकी सीरीज कोई दे रखी होती है। तो ये जो सीरीज अंदर दे रखी ना, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, n और n+1 का बटे में 2 और इसका जो है वो होल स्क्वायर, पूरे का ही रहेगा आपका होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। अब यही सेम चीज यहां पर रख दीजिए। एन यहां पर क्या हो जाएगा, एन आपका जितने नंबर लास्ट तक होते हैं ना वो एन होते हैं, तो 8 हो जाएगा। 8 फिर 8+1 और बटे में आपका 2 और टोटल का आपका स्क्वायर, और पूरे की पावर में -5/2 लगाए तो एक और बड़ा सा ब्रैकेट लगाइए और बाहर लगा दिए -5/2। अब ये वाला 2 इधर वाले 2 से हो जाएगा गुणा, तो ये वाला 2 जो है वो कट जाएगा, दूसरे कलर से काट देते हैं, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, केवल -5 बचेगा। और अंदर क्या बचेगा, 8 और 1 9, और 8 का आधा 4, 2 से काटेंगे ना तो 2 दूनी 4, नहीं 2 चक्कू 8, और यहाँ पर 9, 9 चौक हो जाएगा 36, यानी अगले स्टेप में आएगा 36 की पावर -5। मैंने बताया कि जब भी आपकी वैल्यू माइनस में होती है तो आपको ऑप्शन में वैसे माइनस में दे रखा है तो आप माइनस में निकालिए, वैसे अगर आपको प्लस में बदलना है तो आप बटे में ले जा सकते हैं, तो कोई ले जाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ देखिए 6 देख रखा है, 36 को हम 6 बना सकते हैं, 6 का स्क्वायर होता है आपका 36 और टोटल की पावर -5 ऑलरेडी है। अब यहाँ से अगर आप गुणा कर दें घातांक को तो 6 की पावर -10 आ जाएगा, जो कि आपको यहाँ ऑप्शन में दे भी रखा है, तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। इनमें से कौन सी संख्या है जो 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 63 64 इसको पूरी तरीके से विभाजित करेगी। अब पूरी तरीके से विभाजित देखिए, 4 की पावर 61 सब में कॉमन है, अगर हम 4 की पावर 61 को जो है वो कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पर अगले में क्या बचेगा, यहाँ 4 की पावर 62 है ना, हमने पूरी 4 की पावर 61 ले ली है तो केवल 4 बचेगा, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, 4 की पावर 2 बचेगा, आगे क्या बचेगा, 4 की पावर 3 बचेगा। कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 4 का क्यूब क्या होता है 64, प्लस 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, प्लस 4 प्लस 1, और इसको जोड़ लीजिए 64, और इधर बाहर 4 की पावर 61 तो ऑलरेडी मल्टीप्लाइड में चल रहा है, इसको जोड़ेंगे तो आएगा 4 की पावर 61 और मल्टीप्लाइड में इसको जोड़ेंगे तो 85 जो है आपका आ जाएगा। अब पूछ क्या रहा था, पूछ ये रहा था प्रश्न में कि ये जो संख्या है वो किससे पूरी तरीके से विभाजित होगी। यहां पर 4 की पावर 61 है जो थोड़ा सा देखना कठिन है, अगर हम इसको अलग कर दें 4 की पावर 60 कर दें, 4 की पावर अगर हम 60 कर दें और जो एक आपकी वैल्यू है उसको हम अलग कर दें 4, और मल्टीप्लाइड में 85 ऑलरेडी है, ये काम कर सकते हैं। इस 85 को 4 से हम गुणा करेंगे तो 4 की पावर 60 तो रहेगा ही रहेगा, 85 को 4 से करेंगे तो आपका 340 जो है आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर घातांक में भी 60 आ गया, जीरो आ गया, और 340 में जीरो ऑलरेडी लगा हुआ है, यानी ये संख्या सीधे सीधे 10 से आपकी विभाजित हो जाएगी। ये आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरीके से चीजों को सरल कर सकते हैं, आंसर आपका आ जाएगा। 10 से विभाज्यता का विभिन्न जो नियम है वही होता है, लास्ट में आपको शून्य देखने को मिल जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है
कि √3 प्लस √11 क्या टोटल का स्क्वायर दे रखा है, ये क्या है। तो जब भी ऐसी संख्या होगी तो रूट वाली तो आपकी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी, यही सही हो जाएगा। P/Q के रूप में जिसको हम लिख सकते हैं वो परिमेय, जो ना लिख सके वो अपरिमेय। अगला क्वेश्चन आपका है, इनमें से कौन से सात शांत दशमलव निरूपण क्या होता है। शांत दशमलव मतलब होता है कि अगर हम इसकी वैल्यू निकाल लें तो पॉइंट में आगे डैश 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 निकलती नहीं जाती, 4 पॉइंट, अगर हम इसको निकालेंगे तो 4.1111 ऐसे आता जाएगा, तो वो शांत दशमलव नहीं होता है, यानी आगे जाकर की वैल्यू रुक जाए। अब एक सही 1/5 है तो 5 एक अन्नम 5, 6/5 होगा, और 6/5 को अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.2। 1.2 आ गया, मतलब ये शांत दशमलव। यहां पर देखेंगे तो ऐसा नहीं है, 3.1428 ऐसे ही आगे फिर 1428 1428 रिपीट होता चला जाएगा। तो शांत दशमलव वो जहां पर आपकी वैल्यू जाकर के रुक जाए, इन सभी में रुकेगी नहीं, इन सब में डैश 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 आगे चलती रहेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 200 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो 200 से कम भी हो और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या भी हो, 199 हो जाएगी, सबसे नजदीक यही है जो कि अभाज्य भी है और 200 से कम भी है, सबसे नियर बाई है। तो ऑप्शन से ही देख सकते हैं, और कोई इसमें तक करने की आवश्यकता नहीं है। ए की वैल्यू 9 दे रखी, बी की -5, सी की -4, आपको पूछा गया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान क्या होगा। फॉर्मूला होता है इसका, वो आप डायरेक्ट रख लीजिए और उसमें वैल्यू रख दीजिए, या उससे भी सरल तरीका हो सकता है आप वैल्यू सीधे रख दीजिए। ए की वैल्यू दे ही रखी है तो ए का क्यूब क्या हो जाएगा, 9 का क्यूब कितना होता है, 729 होता है। उसके बाद बी माइनस में दे रखी है, तो माइनस में अगर 3 बार गुणा करते, देखिए माइनस माइनस होता है प्लस, फिर से माइनस से गुणा होता है माइनस, यानी यहां पर जो वैल्यू आएगी माइनस में आएगी। 5 का क्यूब क्या होता है, 125 होता है। यहां पर भी सेम माइनस है तो माइनस में वैल्यू आएगी, तो यहां पर भी 4 का क्यूब है तो 4 का क्यूब होता है 64। अब 125 और जो 64 है इसको जोड़ लीजिए, तो ये आ जाएगा माइनस में 189, माइनस में वैल्यू जुड़ जाती है ना, और इसमें से 729 को जो है वो घटा दीजिए। इसको घटाएंगे सीधे सीधे आपका 540 आंसर यहाँ से आ जाएगा। तो सबसे तरीका आसान तो यही है, सीधे वैल्यू रख दीजिए, कोई फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं। 5 का स्थानीय मान आपसे यहाँ पर पूछा गया है। जितने की भी वैल्यू पूछते हैं उसके आगे जितने भी वैल्यू आ रहे थे उतने जीरो लग जाते हैं। यहां पर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर आ रहा है, यानी 5 गुणे 10 की घात 7, पहला ऑप्शन जो देख रहे हैं यही सही हो जाएगा। जितने भी नंबर का स्थानीय मान पूछा होता है उसके बाद उतने ही जीरो लग जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, इसका HCF आपको बताना है। HCF का तरीका क्या होता है, जो ऊपर वाली वैल्यू दे रखी होती है इनका निकाल लेते हैं आप मासा, और जो नीचे बटे में वैल्यू दे रखी होती है इनका निकाल लेते हैं आप लासा। तो अगर हम निकालेंगे 2 16 32 54 का मासा तो क्या निकल करके आएगा, तो 2 निकल कर आएगा जो सभी में कॉमन होगा। बटे में 9 81 117 और 189 का लासा निकालेंगे तो 7371 निकल करके आएगा। और यहाँ पर ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन में 2/7371 डी वाले ऑप्शन में दे रखा है, ये आपका जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, एक पुस्तकालय में हर रविवार को औसतन 502, हर शनिवार को अगर बात करते हैं तो 475, और सप्ताह के अन्य दिनों में अगर बात करते हैं औसतन 340 पर्यटक आते हैं। रविवार को शुरू होने वाले 30 दिनों के एक महीने में प्रतिदिन आने वाले पर्यटकों की औसत संख्या क्या होगी। अगर 30 दिन का महीना है, सबसे पहले तो आपको ये समझना जरूरी है कि प्रश्न में 30 दिन दे रखा है तो कितने रविवार आएंगे कितने शनिवार आएंगे। 30 दिन के महीना अगर हम 7 में डिवाइड करें, कि अगर मान लें पहले दिन ही आपका रविवार है 1 तारीख से 7 तारीख, इस तरीके से अगर हम गिनते जाएं तो फिर 8 से फिर आपका 14, तो ऐसे आपको देखिए 7 का पहाड़ा पढ़ करके तो 7 चक्कू 28 सीधे सीधे होता है। यानी ये तो क्लियर है आपको, 4 आपके मिनिमम शनिवार होंगे और 4 ही आपके मिनिमम रविवार भी होंगे। परंतु 28 को अगर आप 28 या 29 को अगर रविवार गिनना स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर से रविवार रिपीट होने लगता है ना, शनिवार तो लास्ट में आता है, यानी रविवार की संख्या एक एक्स्ट्रा होगी। मैं ऐसे कॉमन बात बता रहा हूँ इसलिए ज्यादा लिख नहीं रहा हूँ। तो रविवार की जो संख्या आएगी 30 दिनों में वो 5 होगी, और अगर मैं कहूँ आपसे शनिवार की संख्या तो ये आपकी टोटल 4 होगी। 5 4 कितना होगा, 9 होगा। तो बचे कितने दिन आपके, बचे दिन आपके इस 30 में से तो 21 दिन बचे, तो
तो बचे दिनों की संख्या कितने होगी, तो 21 होगी। अब सारे तो वैल्यू दे ही रखी है, यहाँ पर रविवार का 502 दे रखा है, यानी 5 गुणे 502 कर लीजिए, प्लस शनिवार का कितना दे रखा है 475, तो 4 गुणे 475 कर लीजिए, प्लस बचे कितने 21 दिन, इसका कितना दे रखा है 340, तो 21 गुणे 340 कर लीजिए, और बटे में क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा इन सभी का टोटल जो कि 30 दिन था, बटे में आपका 30 दिन। इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा वही सीधे आंसर हो जाएगा, 385 आपका यहाँ से निकल करके आएगा। तो मेन बेसिक चीज ये आपको समझ में आनी चाहिए कि करना कैसे है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि रविवार 5 और शनिवार 4 जो है आपके पूरे 30 दिन में आएंगे। बाकी आप खुद से भी काउंट करके देख लीजिएगा, कोई डाउट हो बता दीजिएगा। अगला देखते हैं, कह रहा है कि दी गई आकृति में जो ईडी है वो व्यास AC के समानांतर है, ठीक है। यदि CBE की वैल्यू जो है, C ये है, B ये है और ये E है, CBE की वैल्यू आपसे कह रहा है 65 डिग्री है, और यानी यहाँ पर इन्होंने बनाया नहीं, हमको खुद ही बनाना पड़ेगा। ये वाली जो वैल्यू देख रहे हैं, ये वाली वैल्यू 65 डिग्री है, और कह रहा है DEC की वैल्यू बताना है आपको, D ये है, E ये है और C, यानी ये वाली वैल्यू आपको बताना है, ये वाली कितनी हो गई। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप एकांतर कोण देखिए, जो निकालना है वो वाला, यहाँ पर जो मैंने लाइन खींची है, ये वाली लाइन जो है, ये वाला जो एंगल देख रहे हैं, ये वाला जो एंगल देख रहे हैं, ये इस वाले एंगल के बराबर होगा एंगल, ये आपका एकांतर कोण होता है। अब यहाँ पर आपको O भी दे रखा है, तो इसको भी डैश डैश करके आप मिला सकते हैं। अगर ये एकांतर हो गया तो OC की वैल्यू जो है वो OE के बराबर जो है वो आपकी हो जाएगी। और एकांतर कौन से कोण हैं, तो ये आपका है DEC बराबर ACE, और इसको अगर हम A मान लें या अल्फा मान लें, कुछ भी मान सकते हैं, तो ये एकांतर कोण है। सेम चीज इधर वाले में देखिए, आपका OEC ये अंदर वाला जो आपका है, ये वाली वैल्यू जो है वो OC लिखते भी जाते हैं साथ में, एंगल OEC बराबर हो जाएगा एंगल OCE के, और ये इसको भी हम अल्फा मान लें। दोनों देखिए यहाँ से भी आपका निकल करके आ जाएगा, दोनों वैल्यू एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी, तो इस कंडीशन में यहाँ वाली वैल्यू भी अल्फा, यहाँ वाली भी वैल्यू अल्फा हो जाएगी। और EOC को अगर देखेंगे, EOC ये वाली जो वैल्यू देखेंगे, इसका मान जस्ट डबल होगा, केंद्र पर वनाकोण परिधि पर कोण डबल होता है ना, तो यहाँ पर आपका एंगल EOC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 130 डिग्री आ जाएगी। ये प्रमेय पर होता है ना, उसके अकॉर्डिंग। अब आपको कुछ करना ही नहीं है, तीनों वैल्यू पता ही चल गई हैं, तीनों का टोटल 180 होता है, यानी 130 प्लस अल्फा, ये ए माना था हमने जो, अल्फा प्लस, इसको जीरो टाइप लगाते हैं, पता तो चले ए है कि क्या है, और अल्फा करके, और तीनों का टोटल कितना 180 के बराबर। अब यहाँ से 130 उधर जाएगा, 2a करके वैल्यू कितनी आ जाएगी 130 में से 180 में 130 घटाएंगे तो आएगा 50, और 2 से काटेंगे तो सीधे सीधे 25 मान आएगा, सीधे 25 ही लिख देते हैं, 25 मान जो है यहाँ से निकल करके आएगा। ऑप्शन इसके कहाँ है, नीचे है क्या ऑप्शन, अच्छा हो सकता हो रह गया हो, तो ऑप्शन आंसर इसका जो है वो डी वाला, ABCD जो भी होगा 25 जो है वो निकल करके आ जाएगा। अगला देखते हैं, 16,000 पर 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज की गणना वार्षिक रूप से होने पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में कितना अंतर होगा। करा चुके वही PR² अपॉन 100² फॉर्मूला लगा दीजिए, और वो फॉर्मूला होता है बेसिकली 2 वर्ष के लिए, पर यहाँ पर प्रश्न में 3 वर्ष के लिए बात की गई है, तो इसका फॉर्मूला अलग होता है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसको बता देते हैं। क्या फॉर्मूला रखेंगे, P, देखिए अंतर को हम D से डिनोट करते हैं, डिफरेंस को D लिख दिया, PR² अपॉन 100², इसमें भी होता है, तो दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तो हम ऐसे लिख सकते हैं R/100 का होल स्क्वायर, और दूसरा जो आपकी वैल्यू होती है वो आपका 300 प्लस R और बटे में आपका 100 ये होती है। इसी फॉर्मूले को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, वो क्या है, डिफरेंस की वैल्यू के बराबर क्या रख सकते हैं, तो P और R का स्क्वायर और मल्टीप्लाइड में 300 प्लस R और बटे में 100 स्क्वायर, इधर 100 आपका 100 क्यूब हो जाता है, तो
तो कहीं कहीं इस फॉर्मूले को इस तरीके से भी दिया रहता है। फॉर्मूला वही है, बस कहने का मतलब जैसे आपको याद करने में आसानी और वैल्यू सारी रख दीजिए। पी की वैल्यू आपको दे रखी है 16,000, आर की वैल्यू दे रखी है 5%। तो यहाँ पर अगर रखेंगे वैल्यू 16,000 और 5/100 करेंगे तो क्या 1/20 होगा, यानी गुणे 1/20 और गुणे 1/20 12 नहीं 20, 1/20 और गुणे यहाँ पर जोड़ देंगे 300 प्लस आर, तो 300 में 5 जुड़ जाएगा, तो 305 और बटे में आपका 100। इसको सॉल्व कर लेंगे, सीधे आंसर आ जाएगा 122 रुपया करके, जो कि यहाँ पर आपको बी वाले ऑप्शन में दे रखा है। बाकी फॉर्मूला वो भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, दोनों में जो आसान रहे। अगला देखते हैं। एक पाइप किसी हौज को 12 घंटे में भर सकता है और एक अन्य पाइप पूरे हौज को 18 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा। इसको वैसे भी कर सकते हैं, जैसे कहते हैं ना, एक काम व्यक्ति किसी काम को इतने दिन में करता है। और दूसरा इसका शॉर्ट ट्रिक बताई थी मैंने, सीधे सीधे जो भी दो वैल्यू दे रखी हैं, एक को गुणा कर दीजिए 18 गुणे 12 और बटे में वही घटा दीजिए 18 माइनस 12। इससे सरल कोई ट्रिक नहीं है। 18 गुणे 12 और बटे में आपका आ जाएगा क्या 6, और इससे आ जाएगा आपका 36 घंटे। आंसर हो जाएगा आपका बी वाला। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए कि 12 घंटे में कोई भर रहा है और अन्य पाइप पूरे हौज को 18 घंटे में खाली कर रहा है, तो दोनों अगर पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो हौज को भरने में कितना टाइम लगेगा, दोनों का गुणा और बटे में दोनों का डिफरेंस। अगला देखते हैं कि 6 वर्ष पूर्व कुणाल और रोहित की आयु का अनुपात 6:5 था। ठीक है, 6x 5x कह सकते हैं, और 4 वर्ष बाद इनकी आयु तो कितना हो जाता है 11/10 हो जाता है। देखिए 6 वर्ष पहले और उसके बाद आपका यहाँ पर कह रहा है 4 वर्ष बाद, दोनों का टोटल कितना हो जाएगा 10 साल। समझ रहे हैं इस बात को, यानी हम सीधे 10 साल आगे बढ़ते हैं। हम देखिए इसको एक्स मान के करके बता देते हैं कि कितना रेशियो था 6x था, तो उससे 10 साल बाद आपका रेशियो, और इसी प्रकार 5x रेशियो था, उसके भी 10 साल बाद रेशियो वो कितना जाता है 11/10 हो जाता है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो इधर से गुणा करेंगे 60x हो जाएगा, यहाँ 100 हो जाएगा, यहाँ पर 55x हो जाएगा और यहाँ पर 110 हो जाएगा। एक तरफ x लाएंगे तो बचेगा आपका 5x की वैल्यू 10 और x की वैल्यू यहाँ पर 2 निकल करके जो है वो आ जाएगी, जो कि आप यहाँ पर देखेंगे। पूछा क्या है, रोहित की वर्तमान आयु, रोहित की रेशियो था कितना, ये रोहित है और इसका रेशियो 5x था, यानी 5x की जगह रख देंगे वैल्यू। और ये भी देखिए कि रोहित की वर्तमान आयु पूछी गई है, ये 6 साल पहले दे रखी है, यानी इसमें आप 6 साल आगे भी तो जाएंगे, यानी आप यहाँ पर 2 रखिए तो 5 दूनी हो जाएगा 10 और प्लस 6, यानी कि आपका आंसर 16 वर्ष जो है वो हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा जो प्रश्न में पूछा है, ये नहीं कि आंसर जल्दी में गलत लगा दिए। मैथ का लास्ट प्रश्न, इसके बाद रीजनिंग स्टार्ट होगी। 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, तो आपको पता है 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या 9 होती है, और 3 अंकों की कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो 100 होती है। तो 100 और इनका पूछा गया डिफरेंस, तो 9 9 8 9, ये आपका आंसर आ जाएगा। पहला वाला दे रखा है, ये जो है वो आपका हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अब रीजनिंग के प्रश्नों की तरफ, जिसमें सबसे पहला प्रश्न आपका है सिटिंग अरेंजमेंट पर बेस्ड है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा एक वृत्त और उसी में ही आपको बैठाना है सबको। तो यहाँ साइड में एक वृत्त बना लेते हैं। रेड कलर का बन गया, चलिए रेड ही कलर का सही। रुकिए, अच्छा इसको बदल देते हैं, ब्लैक कलर का कर देते हैं ताकि इसमें रखने में आसानी। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, एक एक लाइन से रखते हुए चलेंगे। सबसे पहला कह रहा है कि पी क्यू आर एस टी यू और पी केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त पर बैठे हैं। यानी कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग हैं। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि मुख्य वृत्त के में पी वी और एस के बीच में है, तो हम कहीं भी लगा देते हैं पी को। पी को मान लीजिए यहाँ हमने रख लिया। पी किसके किसके बीच है, वी और एस के बीच में है, तो नीचे यहाँ वी को कर लेते हैं और ऊपर जो है वो हम एस को कर लेते हैं। पी जो है वो वी और एस के बीच में है। आर जो एस के दाएं दूसरा है, आर जो है एस का दायां इस तरफ होगा, तो यहां पर कोई बैठा होगा, यहां पर कोई नहीं है, और एक और कोई बैठा होगा, पर यहां पर एस बैठा है। ये इनका कहने का मतलब, देख लें क्या कह रहा है, एस नहीं आर बैठा हुआ है। आर जो कि एस के दाहिनी तरफ है और दूसरे नंबर पर पहला दूसरा करके, ये भी आपको क्लियर हो रहा है। अब दूसरे नंबर पे हमने तीसरा कर दिया है, एक को और यहां रब करते हैं। एक यहां बैठेगा, आर यहां बैठेगा, तो पहला दूसरा था, दो अब ठीक है।
आगे क्या कह रहा है कि आर जो एस के दाएं दूसरा है क्यू और यू के बीच में है, यानी यहां कोई बैठा होगा, यहां अगर हम यू को बैठा दें और यहां पर क्यू को बैठा दें, क्यू और यू के बीच में है। क्यू टी का पड़ोसी नहीं है, क्यू जो है वो टी का पड़ोसी नहीं है, मतलब टी यहाँ नहीं कहीं बैठा होगा, अभी 1 2 3 4 5 6 हुए ना, तो टी कहीं और बैठा होगा, बाई चांस यहाँ बैठा देते हैं कि टी क्यू के पड़ोस में तो नहीं है। अब पूछा क्या गया है, इनमें से सही कथन कौन सा है, वी पी और एस के बीच में है। वी कहाँ है, वी ये है, पी और एस के बीच में है, पहला तो सही है। इसमें पूछा गया है कि कथन सा सही है ना, तो पहला ही सही हो जाएगा। वी और पी और एस के बीच में लिखा है, सही कैसे हो जाएगा, लिखा है वी जो है वो पी और एस के बीच में है, बीच में कहा है तो किनारे है। दूसरा देखते हैं, एस वी के बाएं दूसरा है, एस जो है ये वी के बाएं, उधर साइड वाला जो हिस्सा होगा वो आपका दाहिना होगा, तो ये भी कट जाएगा। आर पी के बाएं तीसरा है, आर और ये पी है, पी के बाहिनी तरफ है और तीसरा है, पहला दूसरा तीसरा, ये तो चौथे पे बैठा है, ये भी नहीं होगा। पी एस के तुरंत बाएं है, पी जो है वो एस के बाएं है, देखिए एस का बायां इधर होगा और प्रश्न में यही चीज बात की गई है, तो डी वाला ही आंसर होगा। पर इसमें थोड़ा सा समय लग जाता है, अगर ज्यादा सीटिंग अरेंजमेंट लंबी हो तो कोशिश ये कीजिए कि लास्ट में कीजिए। अगला देखते हैं आपका प्रश्न, 17 प्रश्न आपका है, यहाँ पर गोला बनाना होगा, यहाँ भी सेम चीज, 3 लोगों की बात की गई ना, तो सबसे पहले एक गोला बनाते हैं। ये आपका फिर से येलो कलर हो गया, चेंज कर देते हैं, तो ये बना दिया एक गोला। सबसे पहले क्या कह रहा है कथन, कि सभी फूल किताबें हैं। अब यहाँ पर एक छोटा सा गोला और अंदर इसके बनाते हैं, यहाँ पर जो लिखा है उसी के अकॉर्डिंग मेंशन कर लेते हैं। क्या कह रहा था, सभी फूल किताबें हैं, तो हम छोटे से स्टार्ट करते हैं। छोटा सा एक गोला है, सभी फूल जो हैं, सभी के सभी फूल किस में आ रहे हैं, किताबों में आ रहे हैं, तो यहाँ पर हमने किताबें लिख दिया। कह रहा है सभी फूल किताबें हैं, फिर कह रहा है सभी के सभी जो किताबें हैं वो क्या है, वो कालीन है, तो ये हमने कालीन बना ली। ये आप ऐसा नहीं कि पहले से गोला बना लीजिए, अब ये अलग से हमने ऊपर से लिया इसलिए बना दिया है। बाकी जैसे सभी फूल आपने बनाया पहले, जैसे सभी फूल है तो उसके लिए गोला बनाइए, फिर पूरे किताबों में आ रहा है तो पूरे में किताब कर दीजिए। अब इसको बना के ही दिखा देते हैं, आगे वाला जैसे लिखा है कुछ कालीन चाबियां हैं, तो आप क्या करिए, ऐसे करके इससे कुछ का हिस्सा काटते हुए बना दीजिए, किसको, चाबियों को। तो कह रहे हैं ना कालीन में से कुछ कालीन ऐसे हैं जो क्या है, जो चाबियां हैं, तो हमने इसको ऐसे चाबियां बना दिया। उसके बाद क्या कह रहा है कि सभी के सभी चाबियां ताले हैं, तो ऐसा बनाइए कि इसमें पूरी पूरी की सभी चाबियां आ जाएं और ये क्या हो जाए, सभी चाबियां ये आपकी ताले हो जाए। इस तरीके से आपको बेसिकली बनाना है। अब पूछ क्या रहा है, पहला कह रहा है कुछ चाबियां किताबें हैं, चाबियों में कह रहा है कुछ हिस्सा है जो क्या है, किताबें हैं, किताबों का इससे तो दूर दूर तक संबंध ही नहीं है, तो पहला तो आपका बिल्कुल ही गलत है। कुछ चाबियां फूल हैं, चाबियां आपकी ये हैं और इसका संबंध फूल से दूर दूर तक कोई नहीं है, कट जाएगा। कुछ ताले कालीन हैं, ताले ये हैं कालीन ये है, बिल्कुल चाबियों का हिस्सा इधर कालीन में था ना, जब ताले पूरे चाबियों में आ रहे हैं तो इसका हिस्से आ रहा है, यानी ये सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल तीसरा अनुसरण निकलता है, ये वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। समझ में भी आ गया होगा। अगला देखते हैं, एम्पटी को ये लिखा जाता है सांकेतिक भाषा में, काइट्स को कैसे लिखा जाएगा। एम्पटी के लिए वही सीन है जैसे बताया था कि ई के लिए एफ में जाएंगे, यानी जिसका पूछा है उसी को बता देते हैं, काइट्स के आई टी ई एस, ये आपका है, तो के से सेकंड वाले लेटर को एक्सचेंज करिए, तो जे के एल अगला नंबर, आई से सेम चीज एक आगे बढ़ेंगे तो जे हो जाएगा। जो सेंटर वाला लेटर है पी क्यू आर एस टी, यानी उसमें एक माइनस कर दीजिए, यहाँ एस आ जाएगा, यहाँ पर +1 किया गया। और सेम चीज ई से आप करेंगे तो यहाँ पर भी एफ आएगा और ये आपका किया गया है +1, केवल बीच वाले में -1 करना है, बाकी सभी में +1 यहाँ भी +1 रहेगा, और सेम एस से जस्ट आगे बढ़ते हैं टी आ जाएगा, तो जे एल एस टी एफ पहले ऑप्शन में है। वैसे आपको 2 3 से ही आंसर मिल जाता है, तो जरूरी नहीं पूरा स्ट्रक्चर बनाइए, जब आंसर मिल गया तो आगे बढ़ जाइए। मैं तो ये केवल समझाने के लिए पूरा लिख रहा था। कूंची का संबंध पेंट से है, कि कूंची जो है ब्रश से पेंट किया जाता है ना, उसी प्रकार बेलचा से कोयला निकाला जाता है, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। कूची कहते हैं जो ब्रश करने वाला पेंट आता है। एक आदमी कह रहा है कि अपने एक आदमी पी अपने भाई क्यू द्वारा होस्ट की गई पार्टी में जो है वो जाता है, जिसकी एक बेटी भी है, ठीक है, क्यू की एक बेटी है ना जिसके लिए,
तो क्यू, और उसके नीचे हम बना देते हैं इस तरीके से एरो करके बेटी, और बेटी का नाम क्या है, एम है, तो ये एम लिख दिया। और एम फीमेल है तो प्लस माइनस भी दर्शा सकते हैं मेल फीमेल के लिए, कि फीमेल के लिए गोला बना देते हैं और डब्बा बना देते हैं मेल के लिए। उसके बाद एम अपने भाई एन के साथ नृत्य कर रही है, तो एम का कौन भाई है, भाई एन है, और एन मेल है तो इसलिए डब्बा बना दिया। और पी एन से कैसे संबंधित है, पी यहाँ पर ही तो आएगा आपका, क्योंकि पी जो है स्टार्टिंग में लिखा था कि एक आदमी पी अपने क्यू भाई के साथ होस्ट कर रहा है, तो ये आपका पी भी मेल ही है, और ये इधर इसका भाई है क्यू। पी जो है वो एन से कैसे संबंधित है, तो ये क्या लगेगा, अब आप खुद से समझिए, ये बेटी है और बेटी का ये भी इधर भाई है, ये तो भाई बहन हुए। अब इधर भाई बहन है तो भाई का क्या लगेंगे, चाचा लगेंगे, चाचा आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, तो ये क्या लगेंगे, चाचा लगेंगे। आंसर यहाँ पर आपका सी वाला हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है मेडिटेशन शब्द अगर लिखेंगे तो उसमें ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में। तो सेम वही तरीका है, जैसे एम से गिरेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ई से, देखिए ई एफ जी एच आई, और यही अगर अपोजिट में चलें तो ए से ई की तरफ चलिए तो ए बी सी डी ई एफ जी एच ई। तो आप यहाँ से देखिए, ए से अगर देखेंगे तो यहाँ पर बी रख लीजिए, यहाँ सी रख लीजिए, यहाँ डी रख लीजिए, यहाँ ई रख लीजिए, तो देख रहे हैं ए बी सी डी में ही उतना ही डिफरेंस है जितना ए और ई में यहाँ पर लेटर में बीच में दूरी है, यानी एक आपका युग्म ए और ई वाला बन जाएगा। इसी प्रकार से आपको युग्म बनाने हैं तो एक आपका ओ एन वाला जो देख रहे हैं ये बन जाएगा, एन से ओ की तरफ आप जाएंगे तो सेम इतना ही गैप है जितना यहाँ पर है। और एक आपका यहाँ पर ई से लेकर के लिख देते ना सीधे सीधे, डी ई बनेगा, डी आई बनेगा, ए ई बनेगा और एन ओ बनेगा, टोटल 4 बनेंगे। क्योंकि इसमें आपको समझ में कम आएगा, खुद से आप ये 4 लिख दिए, देख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तरीका मैंने एक का बता दिया कि कैसे देखा जाता है। अगला कह रहा है कि ये एक श्रृंखला दे रखी है, इसमें बताना है क्या होगा, 240 से लिखा है, उसके बाद अगला नंबर क्या आएगा, इधर से देखिए तो 2 लिखा है, 10 आ गया, 2 पंचे 10 होगा, फिर यहाँ पर देखेंगे तो 4 से सीधे गुणा हो गया, यहाँ पर देखेंगे 4 3 12 3 से गुणा हो गया, तो आगे 2 से गुणा होना चाहिए, 240 आंसर आना चाहिए। देखिए गुणा बढ़ता जा रहा है, 5 4 3 2 फिर आगे 1, यानी यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 240 जो है वो हो जाएगा। 6 लड़कियां एक वृत्त में केंद्र की ओर मुंह करके जो है वो खड़ी हैं, तो सबसे पहले एक बना लिया हमने वृत्त। फिर क्या कह रहा है कि केंद्र की ओर मुंह, बिंदु विजी के बाईं ओर है, मान लीजिए यहाँ पर बिंदु को बैठा देते हैं, ये हो गई बिंदु, और बिंदु कौन किसकी तरफ है, बीजी के बाईं ओर है, तो बीजी ऊपर होंगी, बीजी जो है आपकी ऊपर होंगी। वैसे 6 लोग हैं ना, तो सबसे अच्छा तरीका हो कि पहले 1 2 3 4 5 6 करके ऐसे 6 बना लीजिए, फिर उस पर दर्शाइए। बिंदु बीजी के बाईं ओर है, उसके बाद रेखा बिंदु और मुमताज के बीच में है, रेखा बिंदु और मुमताज के बीच में, यानी मुमताज यहाँ कहीं होंगी, मुमताज यहाँ रख देंगे तो इनके बीच में कौन आ जाएगा, रेखा जो है वो आपकी आ जाएंगी। फिर कह रहा है जस्सा जो है विजी और निर्मला के बीच में है, तो जस्सा यहाँ रख लेते हैं क्योंकि विजी यहाँ है, जस्सा जो है वो किसके किसके बीच में है, विजी तो है ही ऑलरेडी, तो यहाँ पर आपका निर्मला आ जाएगा। अब ये आपका पूरा बन गया। अब प्रश्न में पूछ क्या रहा था कि मुमताज की बाईं ओर कौन है, तो मुमताज ये है, इसका बायां निर्मला है, तो आंसर निर्मला हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। अगला देखते हैं, गांधीनगर अंबेडकर नगर के पूर्व में है, यानी कि अगर हम यहाँ पर गांधीनगर को सेंटर में लिख दें तो इसका पूर्व हिस्सा इसकी बाईं तरफ होगा, यानी इधर क्या हो जाएगा, अंबेडकर नगर हो जाएगा। और फिर क्या कह रहा है, सुभाष नगर गांधीनगर के उत्तर में, यानी सुभाष नगर ऊपर हो जाएगा, शॉर्ट में लिख देते हैं, सुभाष समझ तो जाएंगे। उसके बाद कह रहा है गांधीनगर भरत नगर के उत्तर में, गांधीनगर भरत नगर नीचे होगा तभी तो इसका उत्तर ऊपर होगा, ये हमने भरत नगर लिख दिया, गांधीनगर भरत नगर के उत्तर में। भरत नगर सुभाष नगर के से किस दिशा में है, सुभाष नगर ये है और भरत नगर ये है, तो ये पूछ रहा है, देखिए भरत नगर जो है
वो सुभाष नगर से किस दिशा में, तो इससे तो नीचे है, यानी इससे दक्षिण दिशा में है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रश्न में किससे पूछा जा रहा है। अगर यही उल्टा पूछ लेता ना कि भरत नगर की जगह लिख देता सुभाष नगर, और यहाँ पर जो सुभाष लिखा है उसकी जगह भरत नगर लिख देता, तो ये फिर दक्षिण नहीं होता, फिर वो उत्तर दिशा हो जाती। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लुप्त संख्या पूछी गई है, नहीं गलत संख्या पूछी गई है। 125 से 126 में देखिए एक जोड़ा गया है, क्या किया गया है, +1 किया गया है। उसके बाद आगे देखिए तो आपका 126 से 124 तो 2 घटाया गया है, -2। 124 से 127 तो 3 जोड़ा गया है। आगे क्या किया गया होगा, 4 घटाया गया होगा, फिर आगे क्या होगा, 1 3 तो आगे 5 जोड़ा गया होगा। क्रम चल रहा है, देख रहे हैं अल्टरनेट पे, यानी 129 में 5 अगर आप जोड़, 123 है 129 है ना। अच्छा अगला नंबर पूछा क्या गया था, गलत संख्या पूछी गई थी ना। यहाँ पर देख लीजिए कि गलत किस में आ रहा है। यहाँ पर 128 आपका होना चाहिए था। 23 में 5 जोड़ेंगे, 24 25 26 27 28, 128 आएगा, और लिखा 129 है, तो गलत संख्या जो है आपकी कौन सी है, 129 है। यहाँ पर 129 की जगह पर क्या होना चाहिए था, 128 होना चाहिए था। 14 का संबंध 20 से है, 16 का संबंध किससे होगा। अब 14 से 20 कैसे आया है, 14 में 14 का आधा जोड़ दीजिए, 14 का आधा 7 होता है, यानी 14 + 7 अगर करिए तो कितना होगा, 7 8 9 10 11, एक आगे निकल जाएगा, और एक घटा भी दीजिए, यानी 20 के बाद एक घटा भी दीजिए तो 20 आएगा। यहाँ पर देखते हैं 16 का आधा कितना होता है, 8, यानी 16 में अगर 8 जोड़िए और बाद में एक घटा भी दीजिए, 16 में 8 जोड़ेंगे तो 8 3 24, एक घटाएंगे तो 23 आंसर आएगा, पहले ऑप्शन में दे रखा है, यानी कि 23 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला कह रहा है अक्षर समूह आकृति आपको बतानी है कि इसमें, तो डी से में सी में देखिए एक कट पीछे आ रहे हैं, एक माइनस हो रहा है। सी से एफ में देखिए डी एफ 3 प्लस हो रहा है। एफ से जी में देखिए तो 1 प्लस हो रहा है, यानी -1 +3 माइनस, उसके बाद +1। आगे देखिए -1 +3 +1, यहाँ देखिए -1 +2 है, जी एच आई है, बस यही गलती है। सी वाले में जो है गलती है, जी और आई में यहाँ पर देखेंगे इनमें तो -2 हो रहा है, जबकि आपका होना क्या चाहिए था, नहीं +2 हो रहा है, जबकि होना क्या चाहिए था, +3 होना चाहिए था। इसमें त्रिभुज पूछे गए हैं, त्रिभुजों की संख्या, तो आपको यहाँ पर टोटल एक फलक वाले निकाल लेंगे, अन्य त्रिभुज निकाल लेंगे, सबको जोड़ देंगे, टोटल आपके कितने यहाँ पर त्रिभुज आ जाएंगे। वैसे इसको करने का तरीका क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप ये नहीं, जब आपको समझ में आ रहा है तो ABCD से डिनोट कर लीजिए, जैसे इसको A कर दीजिए, इसको B कर दीजिए, इसको E कर दीजिए, इसको C कर दीजिए, इसको D कर दीजिए, बीच में जो है आप F मान लीजिए, ऐसे करके। अब यहाँ पर जितने भी एक एक वाले, जैसे एक त्रिभुज ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा, तो 5 त्रिभुज तो ऐसे हो गए जो एक फलक वाले हैं। उसके बाद आप देखिए मिला करके कौन से बन रहा है, तो आपका ये ए लिखा हुआ है ऊपर, तो ए वाला, बी वाला और डी वाला, ये देखिए एक त्रिभुज बन रहा है, ए बी डी। उसके बाद देखिए ए के साथ ही फिर सी को लेकर चलिए ई तक, तो ए सी ई एक आपका त्रिभुज बन जाएगा। उसके बाद ए से ही आप स्टार्ट कीजिए, पर अब सी से ही यहाँ पर ले जाएंगे, पर डी तक ही ले जाएंगे, यानी ए सी डी आपका एक त्रिभुज बन जाएगा। ए से ही फिर से स्टार्ट करेंगे और बी से स्टार्ट करेंगे, पूरा ई तक जाएगा, तो ए बी ई एक त्रिभुज बन जाएगा, ए बी ई। तो ऐसे करके 5 4 9 बन जाएंगे, आंसर यहाँ पर 9 वाला हो जाएगा। 29 प्रश्न आपका, अगर 10 सबसे नीचे होता तो कौन सी संख्या सबसे ऊपर होती। तो कुल मिलाकर के इसमें आप क्या कर सकते हैं, 10 अगर सबसे नीचे है, पर दोनों में कॉमन देखे तो कुछ है ही नहीं। यहाँ पर 10 2 4 लिखा है, यहाँ 12 6 8 लिखा है, कॉमन कुछ नहीं है, निर्धारित नहीं किया जा सकता, हमारा आंसर यहाँ पर जो है वो होगा। बाकी क्वेश्चन इस टाइप के काफी करा चुके हैं। मिरेकल को जो है लिखा जाता है इस प्रकार से, तो +1 हो रहा है m से n, फिर i से k, +2 हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, यानी g से +1 करेंगे पहले, फिर a से +2 करेंगे, फिर आपका +3 करेंगे, फिर +4 करेंगे, फिर +5 करेंगे, ऐसे क्रम चलेगा। आंसर यहाँ पर जो है जी एच, ये वाला एच सी करके हो जाएगा। जी सही, देखिए एच में आ गया, एच किसी में है नहीं, बाकी ऑप्शन ही नहीं चेक करने पड़ेंगे। अगला कह रहा है कि जानवर, जमीनी जानवर, समुद्री जानवर का संबंध, तो जानवर में ही दोनों आते हैं, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। जानवर में ही आपका दोनों आते हैं, तो एक जो जानवर वाला है ये सबसे बाहरी वाला हो जाएगा। उसके बाद जो आपका जमीनी जानवर है उसमें एक कोई गोला ले लीजिए, और उसके बाद जो दूसरा वाला आपका बचेगा, यानी समुद्री जानवर वाला, उसको आप यहाँ पर दूसरे वाले गोला में ले लीजिए।
डील को कह रहे हैं इस प्रकार से कोड किया जाता है, उसी कोड का पालन करके लेडी शब्द का कोड क्या होगा। डील को लिखा जाता है इस प्रकार से, डील की में डी की प्लेस वैल्यू 4 होती है, ई की 5 होती है, ए पहले पे आता है और एल 12 पे आता है। तो कुछ नहीं करना है, सेम इसमें भी लेडी में एल किस पे आता है, 12 पे ही तो आता है। 12 देखिए इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी ए पहले पे आता है, इन दोनों में से कोई होगा। डी चौथे पे, वाई की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 25 होती है, बी आंसर हो जाएगा। प्लेस वैल्यू केवल लिखी हुई है। अगला यहाँ पर पैटर्न आपको बताना है क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए क्यू करके आप देख रहे हैं, तो पी, उसके बाद यहाँ आर हो जाएगा, फिर क्यू एस है, फिर से पी आर क्यू एस, यहाँ देखिए 4 4 का अंतर, फिर यहाँ पर फिर से पी आर होना चाहिए और क्यू होना चाहिए, फिर एस, फिर एक और लाइन खींच दीजिए पी आर क्यू एस, फिर एक और लाइन खींच दीजिए पी आर क्यू एस, इस प्रकार से। तो आर आर ए एस, किसमें आंसर है आर आर ए आर आर, ये क्या है क्यू है, आर आर क्यू है, सी वाला आंसर हो जाएगा यहाँ पर। सी वाला कि बी वाला, आर आर क्यू एस है ना, आर क्यू कहां से है, आर आर ये क्यू लिखा है ना और एस, ठीक है बी वाला आंसर होगा। विषम शब्द सेलेक्ट करना है आपको, प्रशंसा का करना, शाबाशी देना, तारीफ करना, सब एक जैसे हैं। यहाँ पर किसी की बुराई करना, भर्त्सना करना ये अलग होता है। एक सुबह आकाश सूर्य की ओर चलना जो है वो शुरू करता है, और कुछ दूर चलने के बाद, अच्छा सूर्य सुबह के समय चल रहा है ना, तो सूर्य पूर्व दिशा की ओर होता है, यानी वो चलेगा किस तरफ, पूर्व दिशा की ओर चलेगा, ये आपको क्लियर हो गया। तो इधर से हम इसको ऐसे पूर्व दिशा में चला देते हैं। कुछ देर बाद चलने के बाद बाएं मुड़ जाता है ऊपर की ओर, थोड़ा सा मतलब नीचे से बनाते हैं, और ऊपर मुड़ जाता है, फिर क्या करता है दाएं मुड़ता है, और फिर से बाएं मुड़कर रुक जाता है। यहाँ पर जाके आकाश किस दिशा का सामना कर रहा है, ऊपर देख रहा है, उत्तर दिशा देख रहा है, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि प्लस का अर्थ आपका मल्टीप्लाई है, इस तरीके से अलग अलग करते हैं, कौन सा इसमें से सही होगा। तो इसमें से जो आंसर सही होगा ये बी वाला होगा। यहाँ पर 338, उसके बाद यहाँ पर देखिए समीकरण जो बन के आएगा वो लिख देते हैं। 338 माइनस को क्या लिखा जाता है, डिवाइड लिखा जाता है, हो जाएगा आपका 26। इसी प्रकार प्लस को क्या लिखा जाता है, मल्टीप्लाइड, हो जाएगा 31। उसके बाद आपका डिवाइड को क्या लिखा जाता है, तो आपका माइनस नहीं प्लस लिखा जाता है, और आपका फिर 124, और माइनस में आपका 243। 338, 26, 31, 124 और 243। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सीधे आंसर जो है आपका 284 के बराबर था ना, यही आ जाएगा। बस तरीका मैंने बता दिया कि कैसे सॉल्व करना। यहाँ से डिवाइड करेंगे आएगा 13, 13 गुणा 31, 13 को 31 से गुणा करेंगे 403 आएगा, 124 और माइनस 243, तो 403 और प्लस आपका 124 और माइनस का आपका 243। यहाँ पर आएगा जोड़ने पर 527 और माइनस 243, और बराबर इसके 284 के, ये आ जाएगा। बस यही चेक करना था कि कौन सा चिन्ह यहाँ पर होगा। कह रहे हैं अगर वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, ठीक है, तो कह रहा है वाई से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। विपरीत क्रम में लिखा जाए और वाई से अगर शुरू किया जाए तो प्रत्येक अक्षर हटा भी दिया जाए, ठीक है, तो कौन सा अक्षर बची हुई वर्णमाला के ठीक बीच में होगा। समझ रहे, उल्टा लिखा जाए, यानी ए को ना लिख, अगर लास्ट से देखेंगे ना तो जेड को लिखा जाए पर वाई को ना लिखा जाए, एक्स को लिखा जाए ऐसे करके, फिर वी को लिखा जाए, मतलब एक एक गैप करके लिखेंगे। तो वी हो जाएगा, उसके बाद टी हो जाएगा, फिर आर हो जाएगा, फिर पी हो जाएगा, फिर एन हो जाएगा, फिर एल हो जाएगा, फिर जे हो जाएगा, एच हो जाएगा, एफ हो जाएगा, डी हो जाएगा और बी हो जाएगा। ए को एक एक को हटाना भी है और उल्टा भी लिखना है। सेंटर में कौन सा आएगा वो पूछ रहा है, तो सेंटर में यहाँ पर एन आएगा, ये आपका एन आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि चित्र में दी गई संख्या को प्रदर्शित करता है जो भाषाएं जानते हैं और सभी भाषाएं जानने वाले व्यक्ति को फ्रेंच ना जानने वाले लोगों से रेशियो जो है वो क्या होगा। जो सभी भाषाएं जानते हैं वो कौन सा है, 100 है, 100 है जो सभी भाषाएं जान रहा है। और इसका रेशियो किससे पूछा गया, फ्रेंच ना जानने वाले, फ्रेंच जो नहीं जानते हैं 170 ही तो हैं। वैसे फ्रेंच ना जानने वाले इधर भी तो होंगे जो केवल अंग्रेजी जान रहे हैं, एक 200, और इन दोनों के बीच कॉमन आ रहा है, ये भी फ्रेंच नहीं जानते हैं, और 220 भी ऐसे होंगे जो फ्रेंच नहीं जानते हैं, यानी इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा, 200 और 120 और 220, ये वो निकल के आएंगे जो फ्रेंच जो है वो नहीं जानते हैं। अब इनको जोड़ेंगे 0 4
2 2 4 1 5, 540 आएगा। उसका 100 से रेशियो बताना है, यानी 100 और बटे में आपका 540। ये आपसे प्रश्न में पूछा गया है। तो आएगा क्या काटने पर, 5/27 जो है वो आपका आएगा, जो कि आपको यहाँ पर 5/27 डी वाले ऑप्शन में दे रखा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि यहाँ पर सही क्रम आपको बताना है कौन सा होगा। तो टी ई तो सब में ही कॉमन है, उसके बाद एम आ रहा है, यहाँ एन आ रहा है, यहाँ आर आ रहा है। तो एबीसीडी में अगर आप देखिए तो एम पहले आता है, तो एम यहाँ भी है, एम यहाँ भी है, एम का अगला पी है, यहाँ भी दोनों में एम के बाद यहाँ ई है। एबीसीडी में ई पहले आता है और पी बाद में आएगा, तो टेम्परेचर जो होगा ये पहले नंबर पे होगा। यहाँ पर पूछा गया है पहले आने वाले को चुने, तो यही आपका पहले आएगा, यही आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का, और ये वाला आंसर क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन हम तो आपसे पूछते ही हैं। तो इसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। इसमें केवल अवरोही क्रम आपको बताना है। इसके अलावा वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करते रहिएगा। 2 लाइव टाइमिंग है, 12 बजे और शाम के 5 बजे, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये प्रश्न का अवरोही क्रम, अवरोही मतलब बड़े से छोटे क्रम में। तो कंधा, कलाई, कोहनी, हथेली, अंगुली, ये आपका हो जाएगा। तो इसमें क्रम में 2 1 5 4 3 होगा, 5 4 2 3 1 होगा, 2 1 4 3 5 होगा, 2 1 4 5 3। अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। आज के वीडियो में फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।